गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे को पता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस हम लोग का खत्म हो चुका है, बट आप लोग का इतना बिजी लाइफ है और इतना बिजी स्केड्यूल है कि आप लोग को घर में रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। इसमें हम आप लोग को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इंटेंशन कितना भी आपका अच्छा रहे, बट नहीं होता। कुछ ना कुछ टेस्ट आ जाता है कोई टीचर का, कुछ ना कुछ होमवर्क आ जाता है, तो आपका इंटेंशन को हम डाउट नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक अलग से क्लास लेकर के, एक दो अलग से क्लास लेकर के हम ही पूरा रिवीजन भी करवा दे रहे हैं। रिवीजन पहली बार कर रहे होंगे, हर चैप्टर के बाद तो अपने क्या करते हैं रिवीजन, बट पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब कितना अच्छा रहेगा कि अपने कम से कम 2 क्लास ऐसा ले लें जिसमें अपना पूरा एसएन का सिलेबस को क्या कर ले रहे हैं, रिवाइज। आप समझ रहे हैं? आई कैन कंप्लीट द रिवीजन इन 1 क्लास, बट दैट विल बी फटाफटी वाले रिवीजन। तो एक एक चीज पढ़े, उसके लिए मेरे को 2 रिवीजन क्लास चाहिए। हम कुछ नया पढ़ाएंगे नहीं, ये 2 हार्डकोर खाली रिवीजन क्लासेस रहेंगे, ताकि तुम जो घर में अपना टाइम नहीं निकाल सक रहे हो, कोई बात नहीं, तुमको यहां पर ही जो है टाइम निकाल दिया जा रहा है और सब कुछ रिवीजन करवाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाया जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 का वो भी पेज 1। आई कैन डायरेक्टली गो टू क्वेश्चंस, बट आई एम नॉट। लेट अस स्टार्ट विद पेज 1। चैप्टर 1 पेज 1। जिसका मैथ में मार्किंग हो वही देना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आजी चैप्टर 1 पेज 1। सबसे पहले मेरे बच्चों को क्या दिखाई दे रहा है? बिजनेस। चैप्टर का नाम क्या था रे? बिजनेस व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटेनिंग 1 वर्ड की 2 वर्ड्स। व्हाट आर 2 वर्ड्स द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटेनिंग? एक है बिजनेस और एक क्या है? एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंटेन्स 2 वर्ड, 1 इज बिजनेस एंड 1 इज एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमने बिजनेस के बारे में पढ़े थे। अब बिजनेस के ऊपर जब आपको डिफाइन करना आएगा कि डिफाइन बिजनेस, तो आप ये तो लिखिएगा ही पहला लाइन में कि बिजनेस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। ये तो बचपन से लिखता रहा है, बिजनेस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बट फॉर आवर पर्पसेस, बिजनेस रेफर्स टू व्हाट? एक्टिविटी। फॉर आवर पर्पसेस बिजनेस रेफर्स टू activity of purchase, manufacturing, processing, selling, marketing of goods and services. So for our purposes, business refers to what? Activity. Activity what? Purchase, sale, manufacturing, processing, marketing of the goods and services. तो 2 मार्क का डेफिनेशन आएगा बिजनेस के लिए। आप लिख सकेंगे बिजनेस refers to the state of being busy. But for our purposes, business refers to an activity of purchase, sale, marketing, processing, manufacturing of the goods and services. तो ये अपने पढ़े थे, देखते चलिए ना। रिवीजन के समय मैट हमेशा सामने रखिएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका चैप्टर छूटा और वो ये सोच रहा है अच्छा वो चैप्टर छोड़ दे, रिवीजन हो जा रहा है, तो मरेगा एग्जाम में। पहले चैप्टर किया हुआ है, आज हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं है। हार्डकोर क्या चल रहा है? रिवीजन। बिजनेस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग, क्या दिखाई दे रहा है? बिजी। गिव मी अ पेन प्लीज। सो बिजनेस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग व्हाट? बट फॉर आवर पर्पसेस इट कैन बी एनी एक्टिविटी ऑफ परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर प्रॉफिट इज द यार्डस्टिक। क्या इज प्रॉफिट अ यार्डस्टिक ऑफ सक्सेस? प्रॉफिट इज द ओनली यार्डस्टिक ऑफ अ, वेरी गुड, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छा साइन है। तो प्रॉफिट इज द यार्डस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस? प्रॉफिट इज द यार्डस्टिक? प्रॉफिट इज द ओनली यार्डस्टिक? देयर आर अदर यार्डस्टिक्स आल्सो, पीपल एंड गुडविल। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर ही बोला था ये कि प्रॉफिट इज नॉट द ओनली यार्डस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस, देयर आर अदर यार्डस्टिक्स आल्सो ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस, पीपल एंड गुडविल। पीपल मतलब कौन? कस्टमर एंड एम्प्लॉय। It is the customer and employees who are going to determine the success and failure. जैसे आप लोग मेरे क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है तो कस्टमर ही रे बाबा, तो आप ही लोग डिटरमाइन करेंगे मेरा सक्सेस एंड फेलियर। एंड द एम्प्लॉइज आर गोइंग टू डिटरमाइन माय सक्सेस एंड सो प्रॉफिट इज नॉट द ओनली यार्डस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस, पीपल एंड गुडविल। पीपल में कौन आ गया? कस्टमर, एम्प्लॉय। एंड गुडविल में, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म एंड रिलेशन विद आउटसाइडर्स। तो हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में आ गए थे ना। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर? 5। याद करो वो दिन। अरे तुम लोग पहले प्रॉफिट बोलता था, लेकिन फिर हम लोग सीखे थे कि प्रॉफिट इज द अल्टीमेट लास्ट ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज सर्वाइवल। द विलिंग टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर, द विलिंग टू एग्जिस्ट for long time in future, the willingness to exist for long time in future is known as what? Survival.
So first objective is survival. Continuous survival is known as stability. What are the signs that organization has got stable? There are some signs. Organization में stability आ गई है, कैसे पता चलेगा पता है? Reduction in cost, मैनेजमेंट जो है पेटी इश्यूज को ध्यान नहीं दे रहा है, बिकॉज पेटी इश्यूज लो लेवल पर क्या हो जा रहे हैं, सॉल्व. समझ में आया? तो रिडक्शन इन कॉस्ट एंड कोई सडन इवेंट नहीं हो रहा है, एंड पेटी इश्यूज में मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो तब ये समझ में आता है, ये एक इशारा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो चुका है, स्टेबल. सर्वाइवल सबसे पहले, कंटिन्यूस सर्वाइवल इज नोन एज स्टेबिलिटी. उसके बाद ग्रोथ. ग्रोथ तो दबा करके लिख सकेंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ. ऑर्गेनिक ग्रोथ टेक्स प्लेस. ऑर्गेनिक ग्रोथ इज एन इंटरनल ग्रोथ. क्या? ऑर्गेनिक ग्रोथ इज एन इंटरनल ग्रोथ विच टेक्स प्लेस बाय प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज एक्सटर्नल ग्रोथ विच टेक्स प्लेस बाय एक्विजिशन एंड. एग्जांपल, टाटा ने ऑर्गेनिक किया कि इनऑर्गेनिक? दोनों. टाटा नैनो वाज ऑर्गेनिक ग्रोथ, बट टाटा एक्वायरिंग जैगुआर एंड लैंड रोवर इज एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ. नहीं लिख सकेंगे मेरे बच्चे. The first objective is what? Survival. Survival के बाद continuous survival is known as stability. Stability के बाद growth. Growth में तो organic growth, inorganic growth. टाटा नैनो का organic growth लिख देना, जैगुआर लैंड रोवर का inorganic growth देना. फिर efficiency. Efficiency मतलब reducing the cost, doing everything properly. Quality standardization, improving the quality. So doing everything at the best is known as what? Efficiency. And the ultimate objective is profit. Whatever do at the end of the day, business is for profit. Business मतलब ही क्या होता है? Profit. तो अब फिर प्रॉफिट में आप लिख देना, प्रॉफिट इज वन ऑफ द यार्डस्टिक ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, बट नॉट द ओनली यार्डस्टिक, बिकॉज़ अदर यार्डस्टिक्स आर पीपल एंड गुडविल. देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को वापस एक बार पढ़ ले रहे हैं. सबसे पहले क्या था बताओ? हाँ, सर्वाइवल था ना रे बाबा. सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब रहता है? बहुत बहुत मेरे को ये सब लाइन पसंद है. इनिशियल फेज एंड एडवर्स टाइम. It is of high prominence in the initial time of the business and gains more important during the adverse time. So survival is utmost important in the initial time, initial phase of the business, and gains more importance at the time of adverse times, when the going gets tough. फिर क्या होता है? स्टेबिलिटी. हम लिखवाए होंगे कंटिन्यूअस सर्वाइवल. माय गॉड, स्टेबिलिटी में हम लिखवाए होंगे कंटिन्यूअस सर्वाइवल. और उसका फिर सेकंड बॉक्स में देखो, अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन demands less time for petty things for the manager. समझ में आया? Reduces managerial का क्या? टेंशन. कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो गया? When it is demanding more time के less time. Less time on the petty issues. Less time of the managers on the. When it is demanding less time of the managers on the petty issues, and reduces management का टेंशन. Requires fruitful and effective dynamism. फिर ग्रोथ तो मेरे बच्चे दबा करके लिख सकेंगे. ऑर्गेनिक ग्रोथ और क्या बताओ तो? इनऑर्गेनिक. फिर क्या होता है बताओ? एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब लुक फॉर द बेस्ट वे इन एनीथिंग वे डू. और फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताओ? प्रॉफिट. तो ये सब क्या याद करना पड़ेगा कि याद हो चुका है? 2 पन्ना पढ़ लिए, पहला पन्ना में क्या पढ़े? हाँ, तो बिजनेस में आप क्या लिखेंगे? बिजनेस रेफर्स टू स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, बट फॉर आवर पर्पसेस इट रेफर्स टू एक्टिविटी. For our purposes, it refers to activity of purchase, sale, marketing, manufacturing, processing of goods and services. फिर और लिखेगा, profit is one of the yardstick of a successful business, but as per Peter Drucker, there are other yardsticks also of a successful business, that is people and goodwill and relation with outsider. People includes customers and employees. People includes customers and employees who are going to determine the success and failure of organization. And goodwill and relation with outsider also determine whether the business is successful or not. फिर हमने पढ़े 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. सबसे पहला क्या था? सर्वाइवल. सर्वाइवल में आप लिख दीजिएगा, इट इज ऑफ हाई प्रोमिनेंस. सर्वाइवल इज ऑफ हाई प्रोमिनेंस एट द इनिशियल स्टेज ऑफ अ बिजनेस एंड बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एट एडवर्स टाइम. हाई प्रोमिनेंस इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस एंड गेन्स मोर इंपॉर्टेंस एडवर्स टाइम, ड्यूरिंग एडवर्स टाइम. सर्वाइवल हो गया. फिर स्टेबिलिटी. कंटिन्यूअस सर्वाइवल इज नोन एज स्टेबिलिटी. कंटिन्यूअस सर्वाइवल इज नोन एज स्टेबिलिटी. There are some signs which decides whether the organization is stable or not. For example, if the petty issues requires less time of the managers, then it is stable. If the manager tension is less, then it is stable. If the organization has become dynamic, matlab quickly it responds, dynamic matlab quickly responds, then it is stable. So 3 signs which determines whether the organization is stable or not. Lesser time required by the managers for petty issues, reduces manager attention, and dynamism. Are we through with this?
सर्वाइवल हो गया, फिर क्या था, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बहुत सारा चैप्टर में पढ़ रखे हैं ग्रोथ के बारे में, ऑर्गेनिक ग्रोथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्लॉइंग बैक अ प्रॉफिट, एक्विजिशन, नैनो, जैगवर, नानी मत बोल देना, नैनो, नानी नहीं, जैगवर, जैगवर एंड लैंड रोवर, फिर क्या था, एफिशिएंसी, डूइंग द बेस्ट, whatever we do we should do it at best, so this is known as what, efficiency, and profit, वापस से प्रॉफिट में चालू हो जाना, it is the ultimate objective but not the only abstract. Okay, ये हो गया अपना पूरा बिजनेस के बारे में. क्योंकि हम इतना अच्छे से पढ़ा रखे हैं ना, तो आप नहीं पढ़ेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, वो हम होने नहीं देंगे. पर मैं क्या ये गोदी में बैठ करके पढ़ाना बोलता है इसको? हाँ, एग्जैक्टली. अब अभी भी नहीं सुनोगे तब तो देखो 50% मेरा मेहनत तो 50% तो तेरा भी मेहनत है ना रे बाबा. अगर तुम पास या फेल जो भी हो रहा है मेरे कारण तो हो ही रहा है, लेकिन अपने कारण भी 50% है. समझ में आया? क्या तुम अच्छा करोगे तो मेरा को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, बिल्कुल. और गंदा करोगे तो पक्का तुम ही एफर्ट नहीं दिया होगा. गंदा हो नहीं सकता, क्लास नहीं आओगे तब हो सकता है. अच्छा, फिर प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस. एनवायरमेंट को समझना आसान है? हाँ, इसको हम बताए थे. देयर आर 3 प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब 3 प्रॉब्लम्स इन सिलेबस. माय गॉड, तुमको सिलेबस में क्या दिक्कत आता है? और डैश बड़ा होने से क्या हुआ, सिंपल हो तो समझ में है, कॉम्प्लेक्स भी तो, एक तो डाइवर्सिटी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, और फिर अनसर्टेनिटी भी है. पता नहीं क्या होगा पेपर चेक होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, वो भी तो है, लेकिन वो चीज के बारे में तुम मत सोचना. अच्छा, अब इन्वायरमेंट में क्या समस्या आता है? इन्वायरमेंट समझना आसान है कि टफ है? इन्वायरमेंट समझना मुश्किल है. मुश्किल तो है इन्वायरमेंट समझना, बिकॉज ऑफ 3 डिफिकल्टीज. वी फेस 3 डिफिकल्टीज इन एनवायरमेंट एनालिसिस. व्हाइल डूइंग एनवायरमेंट एनालिसिस वी हैव टू फेस 3 डिफिकल्टीज. इट इज कॉम्प्लेक्स, डाइवर्सिटी. अच्छा, डाइवर्सिटी में आप लिख सकेंगे क्या रे बाबा कि इट नॉट ओनली कंटेन्स पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इट कंटेन्स सोशल, टेक्नोलॉजिकल. देयर इज वन फैक्टर इन एनवायरमेंट की सेवरल फैक्टर्स व्हिच मेक्स इट डाइवर्सिफाइड. Environment is simple की diversified, small की diversified, because of one factor की several factor. So diversity में आप लिख दीजिएगा. यहां से पढ़ना क्या खाली है, पॉइंट. डाइवर्सिटी पढ़ लिए, अब अंदर में आपको जो रिलेटेड है डाइवर्सिटी से वही लिखना है. उल्टा सीधा लोग नंबर काटेंगे. तो डाइवर्सिटी से रिलेटेड आप लिखेगा एनवायरमेंट कंटेन्स मेनी फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल. फिर दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स. टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट इट इज नॉट सिंपल, इट इज कॉम्प्लेक्स. और फिर क्या है, it keeps on changing. अरे uncertainty because it keeps on changing, it is not static. और फिर complex मतलब not simple to understand, there is no fixed formula. बताया था ना, there is no fixed formula. My God, सब लिखवाया हुआ तुम लोग को. सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आता है बताओ? Because of several factors. Uncertainty because it keeps on changing. Complexity because there is no fixed formula to understand the environment. जहां अंदर का पढ़ना होगा हम ब्रैकेट लगवा देंगे. क्या हम यहाँ ब्रैकेट लगवाए हैं? तो खाली आपको पॉइंट पढ़ना और जो हम उससे रिलेटेड समझा रखे हैं आपको. आर वी थ्रू विद दिस? सो व्हाट आर द 3 डिफिकल्टीज इन एनवायरमेंट? डाइवर्सिटी बिकॉज इट कंटेन्स मेनी फैक्टर्स. डाइवर्सिटी बिकॉज इट कंटेन्स मेनी फैक्टर्स. अनसर्टेनिटी बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. कॉम्प्लेक्सिटी, नो फिक्स फॉर्मूला. तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते एनवायरमेंट को जब इतना ही दिक्कत आता है? तो जब इतना ही दिक्कत आता है एनवायरमेंट समझने में, तो समझना का कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि सर इन्वायरमेंट समझने से फायदा तो है ही ना. तो मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाई इन्वायरमेंट एनालिसिस? व्हाई डू वी डू इन्वायरमेंट का? इन्वायरमेंट का एनालिसिस करने से मेरे को पता चल जाता है कि करंट चेंजेस और पोटेंशियल चेंजेस क्या हो रहा है एनवायरमेंट. व्हाट आर द करंट चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस गोइंग ऑन इन द एनवायरमेंट. इफ यू डू इन्वायरमेंट एनालिसिस, हम लोग को पता चल जाता है करंट चेंजेस क्या हो रहा है एनवायरमेंट में, आने वाला क्या चेंज होने वाला है. तो व्हाट आर द करंट चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट. हम लोग स्ट्रेटेजी ऐसे ही ले लेते हैं, स्ट्रेटेजी ऐसे ही बना लेते हैं कि एनवायरमेंट एनालिसिस के बाद. सो एनवायरमेंट एनालिसिस गिव्स अस अ फ्रेमवर्क, बेसिस. फ्रेमवर्क मतलब फॉर आवर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. नहीं समझा रहे बाबा? इट गिव्स अस अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट हेल्प्स अस इन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट गिव्स अस, इट हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. So 3 benefits of doing environment analysis. The first benefit is we come to know the current and potential changes taking place in the environment. We come to know the current and potential changes taking place in the environment. It gives us a basis for our decision making, helps in strategic thinking. देखो 3 पॉइंट. जब इतना ही दिक्कत है तो बेशर्मो एनवायरमेंट समझने का कोशिश क्यों करते हो? सर कारण है एनवायरमेंट समझने में. पहला पॉइंट देखो,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरमेंट दिखाई दे रहा है क्या? सेकंड टिकी, इट प्रोवाइड्स इनपुट फॉर व्हाट? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. एंड पॉइंट नंबर 3, फोस्टर यानी क्रिएट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. आर वी थ्रू विद दिस? बताओ 3 बेनिफिट क्या है? अच्छा, सबसे पहले 3 तो प्रॉब्लम क्या है एनवायरमेंट समझने में? डाइवर्सिटी, मेनी फैक्टर्स आर देयर, अनसर्टेनिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, complexity, no fixed formula. Then why do we do environment analysis? Because it helps us to know the current and potential changes taking place in the environment. It gives us a basis for strategic decision making and it makes strategic thinking possible. Characteristics of business environment मेरे बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी एंड डायनेमिक. कॉम्प्लेक्स है फिर डायनेमिक है बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. डायनेमिक बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इट इज नॉट स्टैटिक. मल्टीफेसेटेड, कोई भी एक बच्चा मल्टीफेसेटेड समझा सकता है? मल्टीफेसेटेड मतलब इन्वायरमेंट एक पॉइंट पर सेम रहता है. एट अ गिवन पॉइंट इन्वायरमेंट इज, बट डिफरेंट पीपल में है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट पीपल में है on the same environment. Multifaceted matlab different people can have different observation on the same environment. For example, someone may treat competition as a challenge, someone may treat it as a threat. Are we through with this? It has a far-reaching environment, has a far-reaching impact because if we don't change, we will be changed. Nokia gaya. Are we through with this? Example लिखेंगे Nokia का? Yes. तो environment का कितना features है? 4 फीचर है एनवायरमेंट का. कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, मल्टीफेसेटेड एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, पार्शियल इम्पैक्ट बिकॉज इफ वी डोंट चेंज एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट द बिजनेस विल बी चेंज. एग्जांपल लो किया. फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में माइक्रो आ गया था और क्या आ गया था बताओ? मैक्रो. माइक्रो एनवायरमेंट जो है, माइक्रो एनवायरमेंट अफेक्ट्स द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म. इट अफेक्ट्स द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म. मैक्रो environment जो रहेगा affects the entire industry. अब micro environment affects a particular firm, so its effect is more on that firm. But macro environment, since it affects the industry, so entire industry is going to absorb the changes in the macro environment, so it affects a particular firm less. नहीं समझा रहे बाबा? ज्यादा दर्द माइक्रो में अगर एडवर्स चेंज होगा उससे होगा कि मैक्रो में अगर एडवर्स बुद्धि में जा रहा है. अब डिमोनेटाइजेशन को लेकर के कोई रोया था क्या? नहीं, मैक्रो था. तो डिमोनेटाइजेशन को लेकर कोई रोया था क्या रे बाबा? नहीं. क्यों? मैक्रो है कि माइक्रो है? सभी को असर होगा रे बाबा, सभी का इंडस्ट्री स्लो डाउन होगा, तो मैक्रो था. तो 2 किस्म के फैक्टर थे, माइक्रो फैक्टर्स एंड मैक्रो. माइक्रो विच अफेक्ट्स ओनली योर फर्म, सो इट इज गोइंग टू ऑपरेट, इट इज गोइंग टू हैम्पर योर डे टू डे फंक्शनिंग. एंड मैक्रो एनवायरमेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स वन फर्म के एंटायर इंडस्ट्री, सो एंटायर इंडस्ट्री टेक्स द प्रेशर. आर वी थ्रू विद दिस? फिर माइक्रो एनवायरमेंट में देखो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट. अच्छा बच्चे मैक्रो याद रखते हैं पेस्टल के नाम से. एलिमेंट्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट आर देयर? माइक्रो अफेक्ट्स ओनली फर्म, अफेक्ट्स एंटायर इंडस्ट्री. अब एग्जाम में तेरे को पूछेगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, तो मैक्रो तो याद रहता है, पेस्टल लोग माइक्रो भूल जाते हैं जबकि इतना मेहनत करके पढ़ाया जाता है. माइक्रो में मेरा कस्टमर, मेरा सप्लायर, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, माय कस्टमर, माय सप्लायर, कस्टमर सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन, माय कंपटीटर्स, मार्केट, ये सब क्या है? मेरा कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है? माइक्रो. अब सबसे पहला पॉइंट क्या था? माइक्रो एनवायरमेंट का सबसे पहला पॉइंट बताओ. कस्टमर. अब कस्टमर में याद है 3 पॉइंट सीखे थे. हु आर आवर कस्टमर, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, व्हाट आर देयर बाइंग पैटर्न. कस्टमर में आपको 3 पॉइंट लिख देना है. वी मस्ट फाइंड आउट हु आर आवर टारगेट कस्टमर्स, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर दे लुकिंग फॉर, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, व्हाट आर दे बाइंग पैटर्न, कब उन लोग खरीदता है, व्हाट आर द बाइंग पैटर्न्स. आर वी थ्रू विद दिस? ये क्या हो गया? कस्टमर. फिर सप्लायर. सप्लायर में आप लिखिएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर्स. ठीक है, तो सप्लायर्स कौन कौन है उसको फाइंड आउट करो. जो हम लोग को लीस्ट कॉस्ट में सप्लाई करेगा, हम लोग इसी के पास जाएंगे ना रे बाबा. बट हम लोग लास्ट चैप्टर में ये भी सीखे थे, वी शुड मेंटेन गुड रिलेशन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन विद क्वालिटी सप्लायर्स. तो वो भी लिख दीजिएगा, वी शुड मेंटेन गुड एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन विद क्वालिटी सप्लायर्स, फ्यू सिलेक्टेड क्वालिटी सप्लायर्स.
कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, कंपटीटर्स कंपटीशन कैन बी डायरेक्ट, वो 5 तो लिखेगा ही। हु आर आवर कंपटीटर्स, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड, हु आर आवर कंपटीटर्स, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट शेयर, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, व्हाट इज देयर मार्केट शेयर, उन लोग का मार्केट शेयर क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, on what give them the cost and price advantage। कंपटीटर में 5 तो ओवर और कंपटीटर, उन लोग का प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, मार्केट शेयर। पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस पता करो, पहले पता करो कौन है, पहले पता करो कौन है, फिर कौन सा प्रोडक्ट सर्विस है, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर के बाद उन लोग का फाइनेंशियल औकात क्या है, एंड व्हाट गिव्स देम द प्राइस एंड कॉस्ट एडवांटेज। अच्छा, फिर कंपटीशन कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो, इनडायरेक्ट ऑल्सो, याद है, डायरेक्ट ऑल्सो एंड इनडायरेक्ट ऑल्सो। एसओटीसी और कॉक्स एंड किंग के बीच में, एसओटीसी और कॉक्स एंड, अरे दोनों टूरिज्म कंपनी है रे बाबा, तो क्या है, डायरेक्ट पक्का। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और टूरिज्म में इनडायरेक्ट। गाड़ी का कंपनी और हॉलिडे का कंपनी में कंपटीशन कैसा है, गाड़ी का कंपनी, गाड़ी और हॉलिडे में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट कंपटीशन। आज मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे को जनरली बोनस वगैरह मिला, एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है, बोनस वगैरह। अब एक एम्प्लॉय को जो बोनस वगैरह मिला है, जो भी उसके पास 5-6 लाख रुपए आया है, और वो 5-6 लाख रुपए का वो क्या कर सकता है, या तो एक लग्जरियस हॉलिडे में चला जाए, आज यूरोप जाएगा 2 जन तो 5-6 लाख तो लगेगा ही ना रे बाबा, तो या तो यूरोप, अब मत बोलना नहीं सस्ता पैकेज भी आता है, ये सब मत अच्छी बात करना, ऐसे तो फिर नैनो भी आता है। अरे यार यूरोप में 1-1.5 लाख रुपए तो खर्चा लगेगा, सस्ता में भी जाएगा, तो ऐसे तो नानो खरीद दो। तो आज मेरे पास अगर 5-6 लाख रुपया, या तो मैं लग्जरियस क्या ले लूं, हॉलिडे, या फिर एक क्या ले लूं, गाड़ी, तो इनडायरेक्ट कंपटीशन तो दोनों में है। और दो गाड़ी में क्या है, डायरेक्ट कंपटीशन। और 2 होंडा और हुंडे में क्या है, डायरेक्ट कंपटीशन। और एसओटीसी और कॉक्सन किंग क्या है, डायरेक्ट कंपटीशन। लेकिन होंडा और कॉक्सन किंग में क्या है, इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो कंपटीटर्स के बारे में लिख सकेंगे, कस्टमर्स, कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, सप्लायर्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीओडी और एम्प्लॉय के बारे में लिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीओडी, कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय, दोज हु वर्क। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीओडी एम्प्लॉय के बारे में लिख देना। मार्केट के बारे में लिखना, मार्केट में आप क्या लिखेंगे, वेरी गुड, मार्केट में हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, प्राइस सेंसिटिविटी। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है मार्केट में, इस मार्केट के कस्टमर्स क्या प्राइस सेंसिटिव है, ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में अगर कस्टमर्स क्या है, तो प्राइस फिर हम लोग ज्यादा नहीं रख सकते, इफ दे आर वेरी मच व्हाट प्राइस सेंसिटिव, पक्का। फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, बना तो लिए, बेचेंगे कैसे, मार्केट में टेक्नोलॉजी कौन सी। तो मार्केट का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिविटी है क्या कस्टमर्स में, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस सेंसिटिव, ज्यादा प्राइस हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, प्राइस सेंसिटिव। फिर टेक्नोलॉजी कैसा मार्केट का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मैच्योरिटी देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट क्या है, मैच्योर, मार्केट अगर ऑलरेडी क्या है, मैच्योर, तो हमको प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा कि कम, कम। मार्केट ऑलरेडी डेवलप है, मैच्योर है, तब कम दाम से चालू करना पड़ेगा। ओके, ओफ। फिर मैक्रो एनवायरनमेंट में दोस्तों क्या लिखवाया हो आपको, पेस्टल, आगे जाकर के एक पेस्टल मैट्रिक्स आएगा ना रे बाबा, तो मैक्रो एनवायरनमेंट पेस्टल के नाम। फिर स्वॉट, माय गॉड, स्वॉट तो कितना बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन खाली नाम याद होने से नहीं होगा। अरे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी याद तो सभी को रहता है। हाँ, आपको मेन वर्ड याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेसिटी, वीकनेस मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन। देखो देखो देखो, स्ट्रेंथ के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी गोला करवाया हुआ होगा, विच गिव्स यू स्ट्रेटेजिक व्हाट एडवांटेज। तो 4 वर्ड तुमको स्ट्रेंथ में याद करना पड़ेगा। इनहेरेंट कैपेसिटी, स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेसिटी, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। स्ट्रेंथ गिव्स मी एन इनहेरेंट, स्ट्रेंथ इज माय इनहेरेंट कैपेसिटी व्हिच गिव्स मी अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। वीकनेस इज माय इनहेरेंट लिमिटेशन व्हिच गिव्स मी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। समझ में आया? बता, स्ट्रेंथ क्या है तेरा, इनहेरेंट कैपेसिटी जो तेरे को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। वीकनेस है तेरा इनहेरेंट लिमिटेशन जो तेरे को स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज देगा। अपॉर्चुनिटी इज फेवरेबल कंडीशन ना रे बाबा, which will strengthen the position, weaken the position. और threat क्या है, unfavorable. Opportunity is favorable condition in the environment. Opportunity is favorable condition in the environment, which consolidates and strengthens my position. Whereas threat is unfavorable condition in the environment, which is a risk to the existence of organization. तो strength, weakness, opportunity, threat. Keywords आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, strength में क्या लिखोगे? Strength inherent क्या है, capacity, which gives us strategic advantage. वीकनेस क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन व्हिच क्रिएट्स अ डिसएडवांटेज। अपॉर्चुनिटी इज फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरनमेंट।
favorable condition which consolidates and strengthens the position, and threat is unfavorable condition prevailing in the environment which gives the risk. अच्छा, आपके अंदर क्या है? स्ट्रेंथ वीकनेस, बाहर क्या अपॉर्चुनिटी है, तो इसको इंटरनल एक्सटर्नल, SWOT is also known as internal external matrix because दो चीज अपने अंदर है, दो चीज बाहर है. स्ट्रेंथ वीकनेस अंदर है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट. रिलेशन है क्या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट के साथ? वी एक्सचेंज रिसोर्सेस. क्या ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट रिश्ता है? बिकॉज दे एक्सचेंज व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेस? अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब बैच है मेरा. एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस में एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट गिव्स मैन मशीन मटेरियल कैपिटल मनी. माय गॉड, तो किसको? ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑर्गेनाइजेशन इन टर्न गिव्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो वी डू एक्सचेंज व्हाट? Resources. How do we exchange resources? Environment gives organization man, machine, material, money, and organization gives back the finished products and services which the environment is looking for. So we exchange resources. Exchange of resources हो गया. Exchange of information, influence and power. सबसे पहले exchange of information लिख दो. Exchange of information. तो environment तो हम लोग को बताता है ना कि what are the current and potential changes taking place in the environment. My God. So environment provides us the information about the current and potential changes taking place in the environment. पेस्टल के बारे में बताता है. environment से तो पेस्टल पता चलता है आपको, और फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको बताता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट और सर्विस आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, इससे आप अपना जिंदगी इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं. सो वी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड वी एक्सचेंज इन्फ्लुएंस एंड पावर. एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को. हाँ, एनवायरमेंट इज अ कैपेसिटी टू चेंज द बिजनेस. बिजनेस चेंजेस एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट, एंड बिजनेस ऑल्सो हैज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट बाय डूइंग इनोवेशन. नोबडी डिमांड्स अ प्रोडक्ट. पहले डिमांड आता है कि इनोवेशन. पहले हम लोग इनोवेट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर ना डिमांड आता है. रे बाबा, सो वी बोथ हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस. एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस. Does it possess the capacity to change the business? And does business has the capacity to change the environment? Yes, by doing. तो तीन चीज हम लोग एक्सचेंज करते हैं. सबसे पहले रिसोर्सेस. रिसोर्सेस में डैश करके लिख दीजिएगा. इट इज द एनवायरमेंट व्हिच प्रोवाइड्स द मैन मशीन मटेरियल मनी टू द बिजनेस, एंड बिजनेस इन टर्न प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द एनवायरमेंट. सो वी एक्सचेंज रिसोर्सेस. We exchange information because environment informs us what are the changes taking place in the environment, that is political environment, economic environment, social environment, technology environment, legal environment, and business in turn informs the environment about the products and services. So we exchange information. We also exchange influence and power. Environment has the power to influence the business and change the business as per the changing environment, and business has the power to influence the environment by innovation. फिर एनवायरमेंट का क्या बताओ ना? स्कैनिंग. अरे स्कैनिंग मतलब क्या? छान मारना. किसको छान मारना? पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं कि एनवायरमेंट स्कैनिंग. एनवायरमेंट स्कैनिंग के बाद ही हम लोग क्या बनाते हैं. इसलिए पहला चैप्टर ही इंस्टीट्यूट आपका क्या रखा है? बिजनेस एनवायरमेंट. पहला चैप्टर ही बिजनेस एनवायरमेंट. आप क्या खाक स्ट्रेटजी बना लेंगे जब तक आपको एनवायरमेंट नहीं समझ आएगा? पहले आपको एनवायरमेंट समझना होगा, उसके बाद आप स्ट्रेटजी बनाएंगे. फर्स्ट मेक स्ट्रेटजी की एनवायरमेंट स्कैनिंग. एनवायरमेंट स्कैनिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द एनवायरमेंट. बोलो, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द. उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? अब एनवायरमेंट को समझना, एनवायरमेंट स्कैनिंग करना तीन तरीका होता है. एक तो स्वॉट. आपको क्या एनवायरमेंट को समझना है? क्यों? या तो क्या जरूरी है पहले स्ट्रेटजी बनाने के पहले? एनवायरमेंट स्कैनिंग. एनवायरमेंट स्कैनिंग का तीन तरीका होता है. एक होता है स्वॉट, पेस्टल, माइकल पॉटर. माइकल पॉटर का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. माय गॉड, माइकल पॉटर का जो अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पढ़े थे ना, बायर बार्गेनिंग पावर, सप्लायर बार्गेनिंग पावर. बायर का बार्गेनिंग पावर के बारे में सोचो, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कंपटीटर्स, सब्स्टिट्यूट्स. तभी तो सीसीडी क्या करता है? कॉफी के साथ चाय भी वैसा, नहीं तो उसका दुकान ही बंद हो जाएगा. तभी तो हम लोग क्या करते हैं? सीए के साथ सीएस भी पढ़ाते हैं, सीएमए भी पढ़ाते हैं. नहीं समझा रे बाबा, क्या करेगा एक कॉमर्स का बच्चा? आप समझ रहे हैं? तो दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एनवायरमेंट स्कैनिंग तीन तरीके से होता है. स्वॉट, दबा करके स्वॉट को लिख दीजिएगा. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी. स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट कैपेसिटी व्हिच गिव्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज. वीकनेस इन इनहेरेंट लिमिटेशन, डिसएडवांटेज. फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन. एक स्ट्रेंथन करता है और एक रिस्क. पेस्टल को दबा कर लिख सकेंगे पेस्टल मैट्रिक्स में. और फिर माइकल पॉटर का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? बताइए. माइकल पॉटर का 5 फैक्टर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. बायर का बार्गेनिंग पावर, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कंपटीटर्स, न्यू एंट्रेंट्स. फिर देखो पेज नंबर 7 में एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट आ गया ना. पेज नंबर 7 में और तो माइक्रो में सबसे पहले क्या था? कस्टमर. हु आर आवर कस्टमर, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर एंड व्हाट आर दे बाइंग पैटर्न.
फिर कंपटीशन डायरेक्ट भी होता है और क्या होता है बताओ ना, इनडायरेक्ट। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर, तुम लोग ओनर नहीं बोला बेशर्मो, वेरी गुड, ओनर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर आता है, यानी कौन, शेयर होल्डर इनके सब कंपनी, और कौन आता है, बीओडी, एम्प्लॉय। और फिर क्या है, मार्केट। मार्केट का क्या देखोगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। बहुत जन कॉस्ट स्ट्रक्चर समझ नहीं रहा। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट में माल बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। फिर प्राइस सेंसिटिविटी मतलब हम लोग दाम ज्यादा रखे कि कम, वो प्राइस सेंसिटिविटी को डिपेंड करेगा। द मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव, वी कैन नॉट कीप अ हाई प्राइस। टेक्नोलॉजी कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, एंड इज अ मार्केट मैच्योर। फिर सप्लायर लोग को देखना है। सप्लायर अपने ये भी सोच सकते हैं ना कि इन हाउस बनाए कि आउटसोर्स करें, यार या तो रॉ मटेरियल पैदा कर ले या फिर क्या कर, आउटसोर्स। तो सप्लायर इन हाउस रखना है कि बाहर का। कैसे भूलोगे बेटा, सारा माइक्रो एनवायरमेंट हो गया। क्या क्या था, कस्टमर, कंपटीटर, कस्टमर हो गया, कंपटीटर्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कंपटीटर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, सप्लायर। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो। मैक्रो में डेमोग्राफी देखना पड़ता है ना रे बाबा। डेमोग्राफी मतलब खाली पॉपुलेशन का साइज नहीं होता, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन का साइज, कॉम्पोजिशन, उन लोग का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उन लोग का एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स मतलब कल्चर, कौन कौन से कल्चर से आया है। क्योंकि अगर कल्चरल मिसमैच है तो कस्टमर्स भी अलग अलग रहेंगे, इंप्लॉय भी अलग अलग रहेंगे। एथनिक मिक्स, एथनिक मिक्स में दो चीज आपको लिखना है, एथनिक मिक्स ऑफ कस्टमर, इंप्लॉयज। क्योंकि एथनिक मिक्स ऑफ कस्टमर अगर विभिन्न विभिन्न कल्चर के कस्टमर्स है तो अलग अलग प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करना पड़ेगा। और अगर एथनिक मिक्स वर्कफोर्स में भी अलग अलग कल्चर के हैं तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिएगा टू मैनेज द डाइवर्स वर्कफोर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। आई रिपीट, ethnic mix मतलब cultural mix. Now cultural mix must be seen in the customers also and in the employees also. If the cultural mix we are finding in the customers, we must offer different kinds of products and services because there are different cultural customers. And if the ethnic mix is lying in the employees, we need strong leadership to manage the employees. नहीं तो झगड़ा ही होते रहेगा, रोज स्ट्राइक ही होते रहेगा। नहीं समझा रहे बाबा। तो डेमोग्राफी में आपको पॉपुलेशन का खाली साइज नहीं देखना है, पॉपुलेशन का साइज के साथ उन लोगों का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अब अगर हम हिमालयाज में अगर ये सब कोर्स पढ़ाएंगे तो एक भी बच्चा नहीं मिलेगा मेरे को, तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो मेरे को देखना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा, एथनिक मिक्स देखना पड़ेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अरे जहां पर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा वैसा फीस रहेगा। अब धनबाद वगैरह में फीस कम है, नहीं समझा रहे बाबा। मुंबई में इससे भी ज्यादा फीस है, दिल्ली में इससे भी ज्यादा फीस है, कलकत्ता में मीडियोकर फीस है। आर वी थ्रू विद दिस? तो देखो डेमोग्राफी में क्या क्या देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन का साइज। और बताओ मुंह खोल करके, अरे बेशर्मो और बताओ। देखो पॉइंट्स, पॉपुलेशन साइज है, और बताओ। पॉपुलेशन का साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बर्थ रेट, डेथ रेट। बेटा पॉपुलेशन का साइज किसको डिपेंड करेगा। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में कि बर्थ रेट बढ़ते जा रहा है, बर्थ रेट बढ़ते जा रहा है, बिकॉज इंडिया इज यंग एंड बिकॉज यू आर यंग, तो प्रॉब्लम तो होगा ही बर्थ रेट में। अरे बूढ़े लोग होते तब कोई टेंशन नहीं रहता, बट क्या आप लोग यंग हैं, आप लोग बच्चे करेंगे, हाँ तो बर्थ रेट तो बढ़ेगा ना रे बाबा। और बूढ़े लोग को हम लोग मरने नहीं दे रहे आजकल बिकॉज ऑफ मेडिसिनल ग्रोथ, तो डेथ रेट घटते जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बुद्धि में जा रहा है। तो बिजनेस के लिए तो अच्छा ही है रे बाबा जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा। और बताओ, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिख दीजिएगा। और बताओ, एथनिक, एथनिक के माथे पे देखो हम पक्का कल्चर लिख पाए होंगे, क्योंकि अचानक से आप एथनिक देखेंगे तो फिर इसलिए हम कल्चर लिख पाए होंगे। एथनिक मिक्स देखना पड़ेगा ना रे बाबा। अब जैसे यहाँ का कल्चर में लोग साड़ी पहनते हैं, वेस्ट इंडीज में जाकर के साड़ी बेचेंगे तो चलेगा क्या? सेम एग्जांपल दिए थे हम आपको, वेस्ट इंडीज का कल्चर में साड़ी चलेगा क्या? अब जाकर के आप बीच के आगे साड़ी का दुकान खोल लिए, चलेगा ही नहीं। अरे वेस्ट इंडीज तो पूरा बीच ही है रे बाबा। और क्या, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आगे आपका फेवरेट पेस्टल, तो हम यहां से आपको पढ़ने मना कर दिए थे 1-1.5 पन्ना, बोले थे पेस्टल से पढ़ लेना। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद विच इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद, अच्छा मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन में ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या आजकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? क्योंकि आजकल हम लोग का इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है कि अलग है? इंटरलिंक्ड है। आवर इकोनॉमीज आर व्हाट, इंटरलिंक्ड, पक्का। सो बिकॉज ऑफ इंटरलिंक्ड इकोनॉमी आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइज। देखते जाओ, लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर। एक जमाना था जब बहुत सारा बैरियर्स, आजकल बैरियर्स बढ़ गया कि घट गया है? तो बैरियर घटने के कारण ग्लोबलाइजेशन हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स इनपुट एट इंटरनेशनल प्राइसेस। आजकल हम लोग को इनपुट्स मिल रहा है एट विच प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस। इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स व्हाट, प्राइवेटाइजेशन। पुराना जमाना पब्लिक सेक्टर ज्यादा था कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा था?
आजकल क्या है, हाँ, और प्राइवेट सेक्टर है तब तो वो ग्लोबलाइजेशन करेगा ही। गवर्नमेंट जो है मेक इन इंडिया करेगा, प्राइवेट सेक्टर वाला मेक इन इंडिया करेगा, और गवर्नमेंट हम लोग का मेक इन इंडिया करेगा। प्राइवेट सेक्टर वाला तो जहां कॉस्ट कम लगेगा वहीं प्रोडक्शन करेगा, वहीं मैन्युफैक्चर करेगा, उसको मेक इन इंडिया से मतलब नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी चाइना में अपना जियो का फोन बनाता है, लाइफ। रिलायंस का जो लाइफ का सेलफोन है वो चाइना में मैन्युफैक्चर करता है। कहां गया मेक इन इंडिया? हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान जो मुकेश अंबानी, इज अ बिजनेसमैन। पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर? तो ग्लोबलाइजेशन करेगा। आकर के एनुअल जनरल मीटिंग में बड़ा बड़ा बात करता है कि हम जो भी कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जब रिलायंस जियो लॉन्च किया था बोला हम जो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री का विजन पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, डिजिटल इंडिया के प्रति है जब रिलायंस जियो लॉन्च किया था। और फिर लाइफ क्या चीज के लिए? चाइना के प्रति है। तो ये सब जो है बोलने का बात है, एक्चुअल में उसको जहां ज्यादा क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट दिखेगा, वो वही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वही सेलिंग करेगा। सो बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर, इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज। हाँ, लिख दीजिए एग्जांपल, रिलायंस लाइफ फोन्स LYF, हाँ LYF स्पेलिंग है लाइफ का, पर हम लोग तो कुछ और ही जानते हैं। रिलायंस का लाइफ LYF फोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। हम लोग का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो एप्पल से भीख मांग चुका है कि यहां बनाओ प्लीज, एप्पल का फोन यहां बनाओ। पता ही नहीं है लो आप लोग को, जब जब अमेरिका गया एप्पल का हेडक्वार्टर्स में गया, जब भी एप्पल वाला CEO यहां पर आया नरेंद्र मोदी से मिला है, और नरेंद्र मोदी तो हाथ जोड़ करके हमको लगता है विनती किया होगा कि प्लीज एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यहां करो। अब वो अपना दुनिया भर का शर्त रख दिया है, एप्पल वाला जो है, एप्पल का कंपनी ने शर्त रखा है कि ठीक है हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मेरे लिए ये टैक्स रेट रहना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी तुम लेते होगे गांव से, मेरे से नहीं, मेरे को ये टैक्स एग्जम्पशन चाहिए, तब जाकर के हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तुम्हारा मेक इन इंडिया हम करने आएंगे, बट आई नीड दीज टैक्स एग्जम्पशन, ह्यूज टैक्स एग्जम्पशन इट इज क्लेमिंग। और नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया को लेकर के इतना पागल है तो बोलेंगे ठीक है टैक्स एग्जम्पशन ले लो, जो कि गलत हो जाएगा। बात बाकी हम लोग के जो माइक्रोमैक्स भाई हैं जो सच में मेक इन इंडिया है, तो उनको तो वो सब टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिल रहेगा। अब बोलेंगे जॉब बढ़ेगा, अरे जॉब बढ़ेगा तो इतना टैक्स एग्जम्पशन दे करके अब एक्साइज ड्यूटी छोड़ देंगे लेना। इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। फिर पॉइंट नंबर 5, एंटरप्रेन्योर के पास सेंट्रल इकोनॉमिक पावर है, आजकल एंटरप्रेन्योर सारा डिसीजन लेता है। पॉइंट 6, मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज। आजकल क्या हो गया, स्किल्ड रिसोर्सेज मोबाइल हो गया है ना रे बाबा। स्किल्ड रिसोर्सेज इंक्लूड्स मटेरियल एंड लेबर बोथ। आज कोई पार्ट जो है हम लोग बाहर से मंगवा करके भी ठीक करते हैं, हाँ बिल्कुल, और लेबर को बाहर भी भेजते हैं, बिल्कुल। बस वहीं तक। आगे आपका पेस्टल, पे नंबर 12 में स्पेशल मैट्रिक्स, हम आपको ब्रैकेट लगवाए थे ना रे बाबा पूरा, तो स्पेशल मैट्रिक्स में देखो फटाफट एकदम, स्पेशल मैट्रिक्स में बच्चों घुस जाओ स्पेशल मैट्रिक्स के अंदर। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या देखेंगे बताओ? तुम ऐसे कई बार भी धंधा करने चले जाओगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखोगे, अगर वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वही धंधा करना, नहीं तो चौपट हो जाएगा धंधा। आज हम लोग या कोई भी लोग पाकिस्तान में जाकर के क्यों धंधा करना पसंद नहीं करते हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कब मिलिट्री उन लोग को ओवरटेक कर ले पता नहीं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है, आइडियोलॉजी देखो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है। अब जैसे जब पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होता है, क्या एनवायरमेंट चेंज होता है उसके कारण? हाँ, बिजनेस को अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, अब जब डोनाल्ड ट्रंप आया है उसका आइडियोलॉजी पूरा ही अलग है। वो बोलता है भाड़ में गया बाद बाकी लोग, हम खाली अमेरिकन के लिए हैं, सबको निकाल देंगे। सब बोलता है वो, तो सबको निकाल देंगे, जो जो अमेरिका में अभी जॉब कर रहा है ना बाहर से निकाल देंगे। फर्स्ट आई विल गिव जॉब टू माई अमेरिकन पीपल। इफ फॉरेन कंपनीज वांट टू ऑपरेट इन अमेरिका, ऑपरेट, बट हायर फ्रॉम अमेरिका। नहीं समझा रहे बाबा? So we will give manufacturing boost to our American company and we will give job to our American people. This is the policy of Donald Trump. अब जितना भी हम लोग का आईटी कंपनी लोग है, TCS हो, इन्फोसिस, सबका वाट लगा हुआ है। यहां से जिन लोग भेज रखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं तो यहां से भेजते हैं हम लोग, अब उन लोग को वापस बुलाना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं?
बिग चैलेंज गोइंग ऑन आईटी सेक्टर में। हाथ जोड़ो जिन लोग के, ये क्वेश्चन उस दिन भी हम पूछे थे, जिन लोग के रिलेटिव्स अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फुल हैंड। टेंशन में है क्या? कौन? योर ओन सिस्टर टेंशन में है? ही देख लो, पूरा देखो, हम आपको इन्वायरमेंट दिखा देते हैं। क्या बोल रही है? शी इज इन अ डिलेमा। जब प्रेसिडेंट ऐसा ऐसा भाषण दे रहा है, निकाल करके बाहर फेंक देंगे, ऐसे ही बोलता है वो, विल थ्रो देम आउट। तो फिर डर तो लगेगा, बाप रे। तो बिल वगैरह जो है पार्लियामेंट में उन लोग का पेश भी हो चुका है। जो वीजा बिल है उन लोग का, इट हैज बीन ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। तो अगर पास हो गया तब वापस आना पड़ेगा, यहीं पर सॉफ्टवेयर मेक इन इंडिया यहीं हो जाएगा। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैटर करता है यार। किस गवर्नमेंट का क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या विजन लेकर के आया है। वो तो खाली अमेरिकन पीपल के लिए डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए तो जीता, इसलिए वो जीता। अगर अमेरिका में आप जाकर के बोल रहे हैं हम खाली अमेरिकन को देखेंगे, बाद बाकी लोग अवार्ड लगा देंगे, क्या अमेरिकन वोट करेंगे? आपकी दीदी को वोट करने का हक है? नहीं, नहीं तो वो अगेंस्ट करती। लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर देयर इन अमेरिका, दे वेल सेटल्ड इन अमेरिका, लॉट ऑफ देम, मतलब 4-5। तो उन लोग से टच में रहते हैं बाई चांस। इधर उधर तो जा नहीं सकते बेटा। आज नेशनल हॉलिडे है ना, कोई एंगल से मेरे को नेशनल हॉलिडे का फीलिंग नहीं आ रहा है। हट, सिलेबस खत्म हो गया फिर भी तुम लोग को बढ़ा करके रीजन क्लास करवा रहे हैं। मेरे को नंबर चाहिए, अच्छा हम बता दे रहे हैं, मार्क्स अच्छा चाहिए मेरे को, समझ में आया? अच्छा हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, टच में रहते हैं, सच में उन लोग भी टच में रहता है, वेल सेटल्ड है। कभी बाई चांस मान लो रिटायरमेंट के बाद घूमने फिरने गए तो आराम से 1-2 महीना रुकेंगे ना। उन लोग ग्रीन कार्ड होल्डर है, मतलब दे हैव टेकन ग्रीन कार्ड। समझ में आ रहा है? उन लोग ग्रीन कार्ड होल्डर बन गए, मतलब नाउ दे आर नो मोर इंडियंस, दे आर अमेरिकन। उन लोग वोट किया है, और उन लोग भी यहां तक ये बोला कि भैया हम लोग इसी को वोट किए, डोनाल्ड ट्रंप को वोट किए। मतलब तुम भी, मतलब अब तो हम अमेरिकन है ना, वोट किया। टैक्स रेट वगैरह सब घटा दिया उन लोग का, टैक्स रेट वगैरह सब घट गया अमेरिका का। और यहां देखो ये बढ़ाते जाता है, इस बार घटाएगा बजट में, जो डिमोनेटाइजेशन किया है भयानक वाला घटाएगा। अच्छा आजा पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखेंगे आप किसी कंट्री का, पॉलिटिकल प्रिंसिपल आइडियोलॉजी देखेंगे। हाँ, अब कोई जाएगा यहां से अमेरिका बिजनेस करने, नया बिजनेस? जब तक ट्रंप है आप सोचेंगे अभी एक नया बिजनेस बाहर में चालू कर दे? नहीं, जो चल रहा है उसी को सल्टाएं जैसे तैसे। उन लोग स्टेबिलिटी के दौर पर अब गुजरेगा, नहीं समझ रहे बाबा। करंट एंड फ्यूचर टैक्स क्या रहने वाला है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या रहने वाला है, बस 2-4 तो। सोशल में आ जाओ, सोसाइटी का क्या लाइफस्टाइल है, डेमोग्राफी है, ये सब तो देखेंगे ना। सोसाइटी का क्या लाइफस्टाइल है, डेमोग्राफी है। लीगल में, ओए बेशर्मो, लीगल में जितना लॉ जानता है सब लिख देना, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, एनवायरमेंटल लॉ लिख देना। एथिक्स कम्युनिकेशन मत लिखाना। एथिक्स से याद आया, पेपर ले लिया आप लोग? हाँ, ले लीजिएगा। कल रात में 12:30 बजे तक हम क्या बोले थे आपको कि कल हम चेक करके नक्की करेंगे। हाँ, तो हम बोले थे कि कल हम चेक करके नक्की करेंगे। जब से गए गाड़ी में बैठ करके तब से ही पेपर चेकिंग चल रहा था, लगभग 4-4.5 घंटा लगा, तब जाकर के सारा पेपर चेकिंग खत्म हुआ। और भी पहले भी हो चुका था 50% और 4-4.5 घंटा लगा सारा नक्की की। घर वाले भी मतलब बोले पागल हो गया ये आज, 4-4.5 घंटा लगा, लेकिन अच्छा लगा मेरे को पेपर चेक करके। मतलब मैक्सिमम जन पास हुए, मैक्सिमम जन। एक जन 39 आया, 40 में आई हैव टू गेट 39। सब कुछ सही लिखा है, A to Z सब कुछ सही लिखा है। काश मतलब हम मॉडल आंसर जो है बनाए नहीं होते, उसी का पेपर हम डाल देते, मेरा मेहनत बच जाता लिखने का। सब कुछ सही लिखा है। किसका है यहाँ पर 39? दूसरा में, ठीक है। 35 के ऊपर किसका है? वेरी गुड बॉय। कितना आया? 36, 30। क्या नाम बेटा? अंशुल। 30 के ऊपर जिन लोग का है तो अच्छा ही स्कोर है यार। कितना परसेंट हो गया? 75%। 75%। और जिन लोग का 20 के नीचे, मेहनत करना पड़ेगा बेटा।
और जिन लोगों का 16 के नीचे है, थैंक्स फॉर कमिंग। फिर लीगल में लिख लेगा ना, कॉर्पोरेट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपटीशन लॉ। इकोनॉमिक में इकोनॉमिक मत देखे, यहां से इकोनॉमिक फैक्टर्स बता, यहां से बिना देखे बता। इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, इकोनॉमिक साइकिल मतलब। टेक्नोलॉजी में वही देखेगा कि इनोवेशन कितना है, टेक्नोलॉजी कब मैच्योर होता है। इन्वायरमेंटल में प्लीज यार, इन्वायरमेंट में लिख देना यार, एनर्जी डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल। फिर आइए पेज नंबर 13, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। हाउ मेनी टाइप्स अ बिजनेस में रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट? 3 टाइप्स। इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, एक बिजनेस 3 तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है। एक तो लीस्ट रेजिस्टेंस, बोलो एग्जाम्पल, नोकिया, वो तो क्या हो जाएगा, फेल, लीस्ट रेजिस्टेंस वाला खत्म खेला। फिर प्रोसीड विथ कॉशन। प्रोसीड विथ कॉशन क्या होता है? इन लोग प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव है? प्रोसीड विथ कॉशन वाला लोग रिएक्टिव रहता है। इन्वायरमेंट चेंज होता है, इन लोग भी चेंज हो जाता है। इन लोग सर्वाइव कर लेगा बट कभी मार्केट का लीडर नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट का लीडर वो बनता है जो डायनामिक रिस्पॉन्स रखता है, हु एंटिसिपेट द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड चेंज, हु एंटिसिपेट द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड चेंज। दे आर रिएक्टिव की प्रोएक्टिव? सबसे पहला क्या है? लीस्ट रेजिस्टेंस, नोकिया, उन लोग फेल हो जाएगा। प्रोसीड विथ कॉशन, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है हम भी क्या हो जा रहे हैं, चेंज, रिएक्टिव, बट दे विल नॉट बिकम द मार्केट लीडर। डायनेमिक रिस्पॉन्स, एनवायरमेंट चेंज होने के पहले ही चेंज हो गया, और अब अगर एनवायरमेंट उन लोग के हिसाब से चेंज हो गया, बम बम है उन लोग का। फ्लिपकार्ट, मार्केट लीडर का एग्जांपल दिए थे, फ्लिपकार्ट बताए भी थे कि फ्लिपकार्ट में जो फ्लिपकार्ट का ओनर था, खुद खड़ा होकर के अपना कूपन बेचता था, पैम्पलेट वगैरह बांटता था खुद खड़ा होकर के, और आज देखो बिनी साहब। कंपेरेटिव एनवायरमेंट, बेशर्मो जब कंपेरेटिव एनवायरमेंट आएगा तो कंपेरेटर्स का 5 तो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना रे बाबा। हु आर द कंपेरेटर्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर, फाइनेंशियल पोजीशन, कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, ये सब लर्न करना पड़ेगा क्या रे बाबा। पॉटर 5 फोर्स मॉडल में आ जाओ। अच्छा, पॉटर 5 फोर्स मॉडल के पहले कोऑपरेशन इन कंपेरेटिव एनवायरमेंट, एक तो टर्म था कियट्सस बोल करके। कियट्सस वाज अ जापानीज टर्म, माय गॉड। देखो कोऑपरेशन इन कंपेरेटिव एनवायरमेंट में सेकंड पैराग्राफ, द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेशन आर आल्सो सीन इन जापान वेयर लार्ज कोऑपरेटिव नेटवर्क जॉइन इन कियट्सस। एक कियट्सस क्या होता है सुन लो। कियट्सस एक ग्रुप बना लेते हैं लोग, कार्टेल टाइप का। कियट्सस इज अ ग्रुप, कार्टेल टाइप का, कि हम लोग एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। नहीं समझा रहे बाबा? इससे क्या होता है, जो खराब क्वालिटी वाला बिजनेस है वो भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत वो भी चल जाएगा, सर्वाइव कर लेगा, चलेगा तो नहीं, सर्वाइव कर लेगा वो भी कुछ साल तक। तो जिसका खराब क्वालिटी वो भी चल जाएगा, क्योंकि ग्रुप में फेवरेटिज्म हो रहा है। इसको बोलता है कियट्सस। जापान में होता है, इंडिया में होता है? बढ़िए, आगे बढ़िए। पॉटर 5 फोर्स मॉडल में आइए, ज्यादा मत समझिए, पॉटर का 5 फोर्स मॉडल में आइए। बोलो बेशर्मो, पॉटर का 5 फोर्स मॉडल में क्या क्या है? बायर का बार्गेनिंग पावर के बारे में सोचना चाहिए, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, सेट ऑफ कंपटीटर्स, न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट्स, तभी तो सीसीडी वाला एग्जांपल दिए थे। ओके, यहां से खाली रीड कर लेना है। कम टू पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 के ऊपर जो है 5 फोर्स मॉडल का फोर्स और इंपैक्ट, ये बना दोगे तो बम बम है तुम्हारा, मतलब भयानक वाला नंबर मिलेगा। फोर्स और इंपैक्ट देखो कितना फोर्स था। हाँ, सबसे पहला फोर्स क्या है? राइवल। राइवल मतलब क्या? कंपटीटर्स। दे अफेक्ट द करंट एक्शन। ना रे बाबा, हम लोग का जो कंपटीटर्स रहेगा, हम लोग का करंट एक्शन को इंपैक्ट करेगा ना रे बाबा। अगर कंपटीटर कुछ अच्छा चीज कर रहा है तो हम लोग उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं समझा रे बाबा? तभी ना हम लोग कंपटीटर को क्या कर सकेंगे, आउटस्कोर। हम पूछेंगे अभी तुमसे, हम लोग का राइवल्स फोर्स क्या है? राइवल 5 फोर्सेस आ देना, पहला फोर्स बताओ, राइवल। उसका इंपैक्ट क्या होगा? दे विल अफेक्ट द करंट एक्शंस। फोर्स क्या है? न्यू एंट्रेंट्स। तो अब जो न्यू एंट्रेंट्स है उन लोग कुछ नया लेकर के आ रहे हैं ना रे बाबा, तो अपने भी वो नया चीज कॉपी कर सकते हैं। तो गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू न्यू थिंग, समझ में आया? जो न्यू एंट्रेंट्स नया काम कर रहे हैं, अपने को भी वो काम में एंटर करना चाहिए। सप्लायर्स, सप्लायर हम लोग का डिसाइड करेगा प्रोडक्शन, कि हम लोग क्योंकि सप्लायर क्या सप्लाई करेगा? रॉ मटेरियल। जब तक वो रॉ मटेरियल, तब हम लोग प्रोडक्शन कर नहीं सकेंगे। सो द इफेक्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। देखो, दे डिसाइड हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड प्लान इट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को गोला कर दो। सब्स्टिट्यूट्स, दे डिसाइड कि हम लोग कंटिन्यू करें अपना प्रोडक्ट बनाना कि चेंज करें। हम लोग का सब्स्टिट्यूट्स अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर हम लोग वही बनाएंगे। नहीं समझा रहे बाबा? अरे सब्स्टिट्यूट्स मतलब इंटर रिलेटेड ना रे बाबा, ऑलमोस्ट सेम। तो हम फिर ये क्यों बनाएंगे? सब्स्टिट्यूट बनाएंगे। बायर, बायर लोग ही तो फैसला करता है कि कब तक उन लोग प्रोडक्ट खरीदेगा।
एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब हम तुमसे फोर्स पूछ रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट बताओ। हम क्या पूछ रहे हैं? तुम पहला फोर्स है राइवल। राइवल का इंपैक्ट होगा चेंज, दे विल चेंज द करेंट एक्शंस ऑफ द फर्म, दे विल चेंज द करेंट एक्शन ऑफ द फर्म। न्यू एंट्रेंट्स, दे विल गिव अस अ न्यू आइडिया। न्यू एंट्रेंट्स का इंपैक्ट होगा हम लोग के पास न्यू आइडियाज। सप्लायर, supplier will have impact on production, we'll have to plan the production as per our supply, we have to plan the production as per our suppliers. Customers, how long are they going to buy our product and what are their expectation out of the product and service? Supplier, supplier तो हो गया। Substitutes, substitutes, whether we should continue with the new, whether we should continue with the product or change। तो 5 तो फोर्स है और उन लोग का क्या है इम्पैक्ट। सबसे पहला फोर्स क्या था? राइवल। राइवल का इम्पैक्ट क्या है? Rival का impact, it will change the current way of doing the business। फिर तुम ही बताओ फोर्स, फोर्स और उसका इम्पैक्ट। न्यू एंट्रेंस, न्यू आइडियाज, फिर बताओ। सप्लाई, प्रोडक्शन, फिर बताओ। सब्स्टिट्यूट्स, whether we should continue with the old product or change। Customer, how long are they going to buy and what are their expectations। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जा, करेक्ट इनकरेक्ट। अब फटाफट, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता। करेक्ट इनकरेक्ट बता। बिजनेस फंक्शंस इन आइसोलेशन, हाँ, कि इन्वायरमेंट। बिजनेस फंक्शन इन आइसोलेशन की इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट हैज एन इफेक्ट ऑन द बिजनेस ना रे बाबा। पॉइंट नंबर बी, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट इन आइसोलेशन एंड दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। बोलते हैं इन्वायरमेंट के फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, सब इन लोग क्या है? इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अरे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तभी ना सोसाइटी चेंज हुआ, नहीं समझा। फिर पॉइंट नंबर सी, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू मॉनिटर द एनवायरमेंट। तुम लोग बेटा चीटिंग कर रहा है, देख करके मत बोलो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू मॉनिटर द एनवायरमेंट। नो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी, प्रॉफिट। 5 ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट था क्या? नहीं। पॉइंट नंबर डी, प्रॉफिट मे नॉट बी यूनिवर्सल बट बिजनेस एफिशिएंसी इज डेफिनेटली एन ऑब्जेक्टिव कॉमन टू ऑल द बिजनेस। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट तो उनमें जरूरी नहीं है बट एफिशिएंसी तो वहां पर भी चाहिए रे बाबा। प्रॉफिट यूनिवर्सल है कि एफिशिएंसी? करेक्ट। पॉइंट नंबर ई, मैनेजर्स मस्ट लिस्ट एंड एनालाइज ऑल द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कि ओनली दोज अफेक्टिंग देम। यहां ध्यान से पढ़ो, ट्रिकी क्वेश्चन है। ओए, मैनेजमेंट मस्ट एनालाइज एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, करेक्ट। मैनेजमेंट मस्ट एनालाइज ऑल द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, इनकरेक्ट। Only those environmental influences which are going to affect the business। तो ऑल वर्ड के कारण ये इनकरेक्ट हो गया, समझ में आया? पॉइंट नंबर एफ, बोलता है अपॉर्चुनिटी चैलेंज दोनों रहता है इन्वायरमेंट में। फटाफट बोलना है यार, अपॉर्चुनिटी चैलेंज दोनों है क्या? चैलेंज मतलब क्या? थ्रेट, करेक्ट। पॉइंट नंबर जी, चेंजेस इन स्ट्रेटजी मे लीड टू चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। हाँ, याद है ना, अपने जब चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है? चेंज, इट डिस्टर्ब्स द हायरार्की। पॉइंट नंबर एच, अ बिजनेस even if it continually remains passive, passive मतलब least resistance, very good, change नहीं हो रहा, passive है, to the relevant changes would still grow and flourish। मुंडू, incorrect, Nokia। changes of any type will always be disquieting मतलब huge and sometimes threatening ना। बोलता है changes हमेशा threatening रहता है। changes हमेशा खराब ही करेगा क्या? नहीं, फालतू बात है। फटाफट बेटा, द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस दैट कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आर डिक्रीजिंग ड्रामेटिकली। बोलता है रेट ऑफ चेंजेस विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीजिंग ड्रामेटिकली कि इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली? आजकल चेंजेस ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? ज्यादा। पॉइंट नंबर के, स्ट्रेटेजिक एक्शन। बोलता है जो स्ट्रेटेजिक एक्शन है, जो हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक्शन लेते हैं, आर ऑलवेज इन रिएक्शन टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट। नो, समटाइम्स वी आर रिएक्टिव, समटाइम्स वी आर प्रोएक्टिव। बोलता है हम लोग हमेशा रिएक्टिव रहते हैं, इनकरेक्ट। सक्सेसफुल बिजनेसेस हैव टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स। बोलता है जितना भी सक्सेसफुल बिजनेसेस है, दे रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, करेक्ट। फिर पॉइंट नंबर एम, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट कंज्यूम फैक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट। गोगा से गोगा बच्चा बता देगा। बोलता है सोशियो कल्चर में गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स है कि सोसाइटी और कल्चर है, इनकरेक्ट। कंपटीशन इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इनकरेक्ट। आई से कंपटीशन इज वेरी हेल्दी फॉर अस, नहीं समझा रहे बाबा। जितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा उतना ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव होगा ना रे बाबा।
So competition is good. It keeps us on our toes. We cannot take the things for granted. फिर point number P. Potter's 5 force model consider new entrants also as a significant. हाँ. New entrant था ना रे बाबा. Correct. Point number Q. Globalization means different things to different people. Yes. The term pestle माइक्रो के लिए बोलता, पेशल माइक्रो के लिए. गलत. पेशल मैक्रो के लिए. पॉलिटिकल तुम्हारा माइक्रो एनवायरमेंट है, मैक्रो है. पॉइंट नंबर एस. द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी avoids matching the potential with the environment. No, we match our potential with the environment. TOWS matrix, my God. ओए, क्या अपना पोटेंशियल के हिसाब से अपने को एनवायरमेंट में मौका ढूंढना चाहिए. हाँ, हम तो पढ़ाई जब थे तब तो हम यही बोले थे, मेरा स्ट्रेंथ क्या था और मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी क्या था. तो मैक्सी नहीं समझा रहे बाबा. शुड वी मैच अवर पोटेंशियल विद द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज होगा. तुम कोई भी अपॉर्चुनिटी ले लेगा कि जिसमें तुम्हारा स्ट्रेंथ है. तो यहां लिखा हुआ था कि हम लोग मैच नहीं करते हैं. गलत बात है ना, हम लोग तो मैच करते हैं. क्या मैच करते हैं? पोटेंशियल एनवायरमेंट का अपॉर्चुनिटी के साथ. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस प्रॉफिट एज पर पीटर ड्रकर. ओए, दबा करके प्रॉफिट एज पर पीटर ड्रकर लिख देगा क्या? क्या लिखेगा बता? As per Peter Drucker, profit is not the only yardstick of a successful business. There are 2 other yardsticks also. People को ऐसे करके लिख देना. It is a customer and supplier which determine the success and failure of the business. Goodwill and relation with outsiders. Point number B. What do you understand by ethnic mix? What do you understand by ethnic mix? Cultural mix. तो यहां से आंसर एक बार रीड कर लीजिएगा. एग्जाम में खाली कल्चरल मिक्स लिख करके आइएगा क्या? तो कल्चर मिक्स में आप क्या लिखेंगे? 2 चीज बताए थे. वेरी गुड. Very good. Ethnic mix में we have to see the culture of our employees and customers. If our customers are culturally diversified, then a single product may not be able to satisfy the different cultural customers. We have to offer them different kinds of products and services. Similarly, if our employees are coming from different culture, we need a strong leadership. पक्का? लो, अब इतना याद रहेगा तब तो बल्ले बल्ले है. Point number B. What do you understand by ethnic mix? हो गया. Point number C. Can a change in elected government affect the business environment? Donald Trump. देखिएगा example. What is Keiretsu? It's a Japanese term क्या? हाँ? In which companies combine and favor each other क्या रे बाबा? कार्टेल की तरह. Yes. तो यह आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा. Characteristic of business environment. दबा करके लिख सकेंगे कितना characteristic है? 4. Complex, dynamic, multifaceted, far-reaching impact. इंडस्ट्री इज अ कंपोजिट. देखो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा. इंडस्ट्री इज अ कंपोजिट ऑफ कंपेरेटिव प्रेशर इन 5 एरियाज ऑफ द ओवरऑल मार्केट. ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपेरेटिव प्रेशर. वेरी गुड. कौन बोला? माइकल पॉटर. वेरी गुड बेटा. अरे बुद्धि लगाओ. माइकल पॉटर का क्या आपने पढ़े थे? कंपेरेटिव एनालिसिस. अब वही एक तो लंबा लाइन आ गया, वापस से पढ़ो. इंडस्ट्री इज अ कंपोजिट ऑफ कंपेरेटिव प्रेशर इन 5 एरियाज. से तुमको समझ जाना चाहिए था. ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपेरेटिव प्रेशर. हाउ मेनी कंपेरेटिव प्रेशर्स आर देयर? व्हाट? बायर बार्गेनिंग पावर, सप्लायर बार्गेनिंग पावर, sort of competitors, substitutes, new entrants. फिर उन लोग का क्या लिखेगा? फोर्स और इंपैक्ट लिख सकेंगे. फोर्स इंपैक्ट. पॉइंट नंबर जी. माइक्रो मैक्रो को लिख सकेंगे. फिर पॉइंट नंबर एच. एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ सेवरल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस. बताओ सेवरल एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस. भाई वेरी गुड. एक्सटर्नल इंटरनल क्या लिखेंगे? स्वॉट लिख दो वहां पर. स्वॉट क्या है? SW. एक्सटर्नल क्या है? OT. रोल ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज पढ़ चुके. जे में हो. बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, बवाल क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है. बोलता है 2 ऐसा इन्वायरमेंट में चेंज बताओ. क्या बताओ? 2 इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज जो रिटेल इंडस्ट्री को हैम्पर करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा. ऐसा इन्वायरमेंट में 2 चीज बताओ जिससे रिटेल इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस होगा. कंजम्पशन पैटर्न बोलो. लिख दो रिटेल इंडस्ट्री में कंजम्पशन पैटर्न. रिटेल समझ में तो आता है ना? फेयर एंड लवली, ये सब साबुन, सोप, गुड नाइट, FMCG वाला. और बताओ. डिस्पोजेबल इनकम. चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम लिख दो. चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम. चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम मतलब टैक्स वैक्स चुकाने के बाद तेरे हाथ में क्या बच रहा है. हाथ में ज्यादा बचेगा तो तुम डिमांड ज्यादा करेगा. रिटेल इंडस्ट्री वही तो है. लोग महंगा साबुन तो सभी यूज करता है.
गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, नहीं समझा। बट जितना इनकम होगा वो उतना बजट का साबुन यूज करेगा, ज्यादा इनकम होगा तो ज्यादा महंगा साबुन यूज करेगा। तो रिटेल इंडस्ट्री का दो इन्वायरमेंटल चेंजेस बताओ जो अफेक्ट करेगा, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन पैटर्न। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मतलब समझ में आता है ना, गाड़ी वगैरह, गाड़ी बाइक ये सब। यू नीड टू बी अ बिट स्पेसिफिक। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा ठीक है, एक पॉइंट है, बट एकदम ठोस पॉइंट बताओ ना। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कौन बोला? बाप रे, कुछ करो इसको, पीट तब बेटा, और क्या करोगे? आपको पीठ थपथपाने बोले, आपने क्या किया? हाँ, अब हम बोले एक चीज, बोले उसको तुम असॉल्ट किए हो अभी। तुम बेटा कभी छोड़ो, कभी प्यार मत करना, हम ये बोल रहे हैं। बढ़ो, जान ले लोगे। और पीठ थपथपाने बोले, मार डाला उसको। गर्लफ्रेंड को किस करेगा तो बाप रे, तुम दूर से फ्लाइंग किस करना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बताओ ना, गजब पॉइंट बोला बेटा, टेक्नोलॉजी। आज ऑटोमोबाइल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्नोलॉजी। नहीं समझा रे बाबा, लिख दो चेंज इन टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी चेंज होगा, आप चीज समझो ना। अब जैसे हेक्सा आया, एक नया गाड़ी आया टाटा का हेक्सा, सुने ही नहीं अरे बाबा टाटा हेक्सा, उसमें क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुआ? क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुआ? हाँ, अरे मोबाइल ऐप, वो तो मेरा होंडा में भी है, जो बड़ा गाड़ी है ना होंडा बीआर भी, उसमें भी है, वो बैटरी से भी चलता है। हेक्सा पेट्रोल मॉडल, अभी तक गाड़ी में क्या निकलता था? पेट्रोल, डीजल, बैटरी का गाड़ी नहीं निकलता था। हेक्सा का 3 वर्जन निकाला है लोग, पेट्रोल से भी चलेगा, डीजल से भी चलेगा, और जो बैटरी है बैटरी कार भी चलेगा। तो अब फ्यूचर तो वही है, सोलर पावर्स। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल को अफेक्ट करता है। और लिख दो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। आज गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी वगैरह ज्यादा बढ़ा दिया तो दिक्कत है ना। कौन बची? एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में बताओ, अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, माय गॉड, लिख दो चेंज इन डिग्री ऑफ अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, चेंज इन डिग्री ऑफ अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, चेंज इन डिग्री ऑफ अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, चेंज इन डिग्री ऑफ अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन। और एक पॉइंट लिख दो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन फॉर हायर स्टडीज। आज बहुत सारे गरीब लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हायर स्टडीज क्यों नहीं कर सकते हैं? पैसा ही नहीं है। अब तो ये सब भी कोर्स महंगा होते जा रहा है। आप लोग का कोर्स कम सस्ता है? कम महंगा है? सस्ता है क्या? हाँ, महंगा होते जा रहा है, और महंगा होते रहेगा। क्या चीज? अजी, ये कोर्स सस्ता है? हाँ, इन कंपैरिजन, ओके। तो अब चीज समझो, लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं, बहुत जन पैसा के कारण नहीं पढ़ सकते साइंस इंजीनियरिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन नहीं, और लोन अवेलेबल भी है तो इंटरेस्ट रेट बाप रे भयानक वाला है। एजुकेशन लोन के ऊपर इंटरेस्ट 10-12% चलता है, 12-12%। जिन लोग लिया एजुकेशन लोन, हाथ उठाओ, बाई चांस यू हैव टेकन एजुकेशन लोन, 12% इंटरेस्ट रेट है। और वही देखो, गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए 9% है, पढ़ने के लिए 12% है। तो गवर्नमेंट को इस समय चेंज करना चाहिए यार, गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए यार एजुकेशन लोन में, कि गवर्नमेंट सामने आकर के सब्सिडी देगा। फिर के, ये वाला नहीं बताया तो बहुत खराब हो जाएगा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। अरे कॉम्पिटिटिव प्रेशर है बाबा, माइकल पॉटर वाला। फिर आपको एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, 2 ऑब्जेक्टिव समझाने बोला है। तो जब तेरे को 2 ऑब्जेक्टिव समझाने बोलेगा एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, तुम 5 लिखेगा तो पक्का ना? नॉर्मल है तो 5 लिखेगा कि 2 लिखेगा? खाली 2 पॉइंट लिख करके आ जाएगा कि एक्सप्लेन करेगा? इसको एक्सप्लेन करेगा, एफिशिएंसी और प्रॉफिट। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी, हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। वहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल कंपनी पूछा, वहां रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन मत लिख देना। जहां अपना मैट में रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन था उसके ठीक ऊपर था कि कॉन्ग्लोमरेट रहता है सेवरल यूनिट्स का। देखो बाबा देख लो, प्लीज कम टू पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में जाए, मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन था, उसके ऊपर देखो 3 टिक टिक है ना रे बाबा। इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। माय गॉड, वो वाले फीचर्स। ठीक है सर, लिख लेंगे। हाँ जी आइए, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया क्वेश्चन आ रहा है। एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस फॉर ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबल कंपनियां होती हैं, कौन लोग? उन लोग ग्लोबलाइजेशन तो करता है, बट ग्लोबलाइजेशन में भी उन लोग 3 तो स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? देखो 3 तो स्ट्रेटेजी ग्लोबल कंपनीज लोग 3 तरीके से ग्लोबलाइजेशन करता है। एक है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी, बोलो मुंह खोल करके। एक है ग्लोबल, क्या है? और एक है ट्रांसनेशनल, बोलो। हाँ बताओ 3 तो। मल्टी डोमेस्टिक, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल नहीं समझ में आता, ऊपर दोनों। जैसे जो मेल और फीमेल दोनों रहते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर बोलते हैं ना रे बाबा। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल मतलब ऊपर का दोनों। ट्रांसनेशनल वाला लोग मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है कि ग्लोबल? दोनों। अब एक एक करके समझो। तो ग्लोबल कंपनियां 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं। सबसे पहले क्या? मल्टी डोमेस्टिक, बोलो। इसको एक लाइन में समझा देते हैं, जैसा देश वैसा भेष, बोलो। मतलब ग्लोबल कंपनी लोग अलग अलग कंट्री में अपना प्रोडक्ट को चेंज कर देता है, लोकल मार्केट के हिसाब से, लोकल डिमांड के हिसाब से। नहीं समझा रहे बाबा? जो बिकेगा वही बनाएंगे। बेकार में अपना जो यूरोप में बना रहे हैं वो इंडिया में नहीं चलेगा, तो इंडिया में क्यों बेचे? मर्सिडीज का भी एग्जांपल दिए थे, मैकडोनल्ड का। कौन बोला मैकडोनल्ड? बवाल एग्जांपल है बेटा। आप बाहर जाकर के खाइए मैकडोनल्ड में, आइटम ही अलग रहेगा, वेज का कुछ है ही नहीं। और यहां देखिए मैकडोनल्ड में केएफसी को देखो क्या क्या बना देता है केएफसी वाला इंडिया के हिसाब से। मुंह में पानी आ गया। तो और यहां देखो पनीर का सब कुछ मिलता है। अगर बाहर में पनीर मिलता है, मैकडोनल्ड में नहीं। या पनीर बर्गर मिल जाता है, वहां नहीं मिलता। तो जैसा देश वैसा प्रोडक्ट, भेष मत बोलो। जैसा देश वैसा प्रोडक्ट, ये कौन सा स्ट्रेटेजी है? मल्टी डोमेस्टिक। मतलब एक ही कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बेचेगा, मॉडिफाई करके बेचेगा। अब पेप्सी बाहर जाकर के पीजिए, आपको टेस्ट अलग नजर लगेगा। अगर आपको बाहर जाने का कभी सुख प्राप्त हुआ फॉरेन में, जो कि होगा, और अब जाकर के थम्सअप तो खैर नहीं बिकता उतना, पेप्सी वगैरह जो भयानक बिकता है, पेप्सी का मार्केट बहुत है। पेप्सी पीजिएगा ना, पूरा आप माथा पकड़ लीजिएगा, बोले टेस्ट ही अलग है। हम लोग क्या पीते हैं यहाँ, क्या टेस्ट है? आप लोग अच्छा नहीं लगेगा बोले टेस्ट, हमको भी अच्छा नहीं लगा, बहुत कड़वा टाइप का है। और यहाँ पर मीठा हम लोग को आदत है, ये लोग ज्यादा शुगर वगैरह ऐड कर देता है ताकि मीठा मीठा लगे। वहां बहुत कड़वा है टेस्ट। और यहाँ का पानी वानी भी, यहाँ जो सबसे गंदा पानी होगा उन लोग उसको यूज करते हैं। वहां तो फॉरेन गवर्नमेंट मार के भगा देगा, तो वहां ज्यादा उन लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा देश वैसा प्रोडक्ट बेचेंगे, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी। केएफसी ले लो, मैकडी ले लो, पेप्सी ले लो। पेप्सी हम लोग का है क्या? नहीं। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया मल्टी डोमेस्टिक। एक होता है ग्लोबल स्ट्रेटेजी। क्या होता है बताओ ना? हम अपना प्रोडक्ट चेंज करने वाले नहीं है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट रहेगा। बोलो। एप्पल, सैमसंग। नहीं समझा रहे बाबा? सैमसंग तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत कर लेता है। एप्पल का फोन 3000 में आता है क्या? एप्पल आईफोन जो 7 है, जो अमेरिका के पास है, आईफोन 7 अमेरिकन के पास, क्या वही फोन इंडियन के पास है? सेम डिट्टो। कुछ तो चेंज होगा? कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं। ग्लोबल स्ट्रेटेजी। आपको खरीदना, नहीं खरीदना, घर में बैठो, मेरा प्रोडक्ट सेम रहेगा। ग्लोबल स्ट्रेटेजी। ट्रांसनेशनल, बोलो। दोनों करता है वो, दोनों। सैमसंग को ले लो ट्रांसनेशनल में, वोडा जो बाहर बेचता है, नोट यहां भी बेचता है। अब सैमसंग गुरु बाहर नहीं बेचा जाता, बाहर में बोलेगा गुरु खरीद लो, गुरु समझेंगे ही नहीं लोग, फिरेंगे लोग, बोला व्हाट इज ही सेइंग मैन। लेकिन नोट, एज, सैमसंग के जो नोट फोन्स है, एस सीरीज के फोन्स है,
वो उसका हो गया ग्लोबल। अरे यार एस सीरीज नोट ये क्या हो गया ग्लोबल। और जो उसका गुरु, हाँ मल्टी मल्टी डोमेस्टिक। तो ये क्या है यार, ये सैमसंग ग्लोबल है कि मल्टी डोमेस्टिक है यार? ट्रांसनेशनल है, दोनों फॉलो करता है। पाकिस्तान में हो सकता है कुछ उल्टा सीधा प्रोडक्ट और बेचता, हमको क्या पता सैमसंग। ये समझ आ रहा है? यहाँ गुरु वहां पुरु पता नहीं क्या बेचता हो, पुरु पुरु जो भी वॉट एवर। तो 3 सर्जरी है, समझे? एप्पल इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट, ग्लोबल सर्जरी। चाहे एप्पल का लैपटॉप आप ले लो, चाहे आईपैड ले लो, वो अपना प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता। देश को चेंज कर देगा वो, लेकिन अपना आपको चेंज नहीं करेगा। तो मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी जो है, वहां पर हिंदी में एक लाइन लिख दो, जैसा देश वैसा प्रोडक्ट। इसे याद रहेगा ना, कम से कम एक दिन पहले हाँ कुछ ऐसा पढ़े थे, जैसा देश वैसा प्रोडक्ट। ग्लोबल, ग्लोबल में लिख दो सेम प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, सेम प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। सेम प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। एग्जांपल एप्पल, एग्जांपल एप्पल। ट्रांसनेशनल में लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 स्ट्रेटजीज। ट्रांसनेशनल में लिख लीजिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 स्ट्रेटजीज, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 स्ट्रेटजीज। एग्जांपल सैमसंग, सैमसंग स्पेलिंग ठीक से लिखना, बोलते हैं इसको सैमसंग है, सैमसंग लिखा, स्पेलिंग क्या लिखा, SAMSUNG, सैमसंग, लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या है सैमसंग। कोरियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी नहीं। एप्पल इज एन अमेरिकन कंपनी, दैट इज अ कोरियन कंपनी। चलो बढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक्सप्लेन द नीड, दोस्तों एक्सप्लेन द नीड फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू स्कैन द एनवायरमेंट। व्हाट इज द नीड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू स्कैन द एनवायरमेंट? 3 नीड्स था। To know the current and potential changes in the environment, it gives us a basis framework for decision and helps in strategic thinking. ये पूरा एक्सप्लेन है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5, डेमोग्राफी को एक्सप्लेन कर सकेंगे क्या? बोलो ना। क्वेश्चन 6 में व्हाट डू यू मीन माइक्रो एनवायरमेंट, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? लिख सकेंगे? कंज्यूमर, यहां से मत पढ़ना, जो आंसर तुमको आता है वो यहां से पढ़ोगे। देखो कंज्यूमर यहां पर शॉर्ट करके लिखा हुआ, और अपना वहां पर ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ था ना रे बाबा। कंज्यूमर, कंपटीटर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या लिखे होंगे? ओनर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ओनर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, मार्केट सप्लायर, मार्केट इंटरमीडियरी। वापस से क्वेश्चन 7, खुश हो जाओ। डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर ग्लोबलाइजेशन, हाउ मेनी स्ट्रेटजीज फॉर ग्लोबलाइजेशन? मल्टी डोमेस्टिक, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल। क्वेश्चन 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, हाउ मेनी रिस्पॉन्स? 3, लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन, डायनामिक रिस्पॉन्स। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस? पॉटर जिंदाबाद। क्वेश्चन 10, व्हाट इज एनवायरमेंट एंड एक्सप्लेन मैक्रो। एक्सप्लेन मैक्रो में क्या करोगे? पेस्टल। क्वेश्चन 11, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी को पूरा एक्सप्लेन कर देना है। कहां से एक्सप्लेन करोगे? मैट्रिक्स पढ़े थे ना बाप अपने। क्वेश्चन 12, कंपटीशन क्या ऑलवेज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है? नो। अब इसमें आप जो इंपैक्ट वो लिख दीजिएगा, फोर्स और इसका इंपैक्ट। अरे जितना भी फोर्स है उसका अच्छा इंपैक्ट तो हो रहा था रे बाबा। कंप्यूटर के हिसाब से अपने भी क्या कर ले रहे हैं? चेंज, न्यू एंट्रेंस से अपना कुछ नए ही आइडिया ले रहे हैं। माय गॉड, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। सप्लायर के हिसाब से अपना पहले से प्रोडक्शन क्या कर ले रहे हैं? प्लान। और बताओ कस्टमर, अपने को पता चल जा रहा है कि उन लोग क्या चाहिए, हम लोग उन लोग को क्या चाहिए, हम लोग से सब्स्टिट्यूट पता चल जाता है कि कब तक हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बताओ कैसा था? क्या ये रिवीजन फायदेमंद होता है पूरा? अब तुमको इससे भी ज्यादा टाइम लगता है घर में रिवाइज करने में। जिन लोग ये सोचा होगा यार ट्यूशन करके टाइम बर्बाद हो जाएगा, वो तो हम सामने बैठे तो और जल्दी रिवीजन हो जाता है। और मेरा तो फास्ट बोलने का बहुत ज्यादा आदत है, तो हम तो आपको और टाइम बचाते हैं फास्ट बोल बोल करके। अब यही चीज हम आपको 3-4 क्लास भी टाल सकते थे चैप्टर 1। अरे टाइम आपका बर्बाद करना हो तो हम एक ही चैप्टर आपको 3-4 क्लास भी पढ़ा सकते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए। बट जबरदस्ती का नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा करके आपका टाइम वेस्ट करना इज क्राइम, इट इज अ क्राइम। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम बहुत ज्यादा फास्ट रिवीजन करवाते हैं। क्या इतना स्पीड आप सकेंगे? फ्रेंचाइज स्टूडेंट आप लोग अगर स्पीड नहीं मैच कर सकते हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन। सारा फ्रेंचाइजीज मेरा अच्छा रिपोर्ट करता है। दूर गांव के जो फ्रेंचाइजीज हैं, अगर बाई चांस उनको दिक्कत हो रहा है, मदुराई वगैरह जो दूर गांव के हैं, मतलब गांव टाइप के, तो आप लोग थोड़ा स्लो डाउन करके सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो भी दिक्कत है मेरे को मेल में करो, हम लोग मेल से बात करेंगे, लेकिन आपको मेरे से बात करना पड़ेगा। जब तक आप मेरे से बात नहीं करेंगे, हम आपको नहीं जानते, आप मेरे को जानते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आइए। चैप्टर 2 में आ जाओ ना, नन्ना सा चैप्टर है, नन्नी सी जान है चैप्टर 2। चैप्टर 2 बिजनेस पॉलिसी एंड व्हाट, एसएम। तो मेरे को लग रहा है लास्ट क्लास ही खत्म किए थे। हाँ बे सर, चैप्टर 2 पेज नंबर 24। शुरू में मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आपका फेवरेट डेफिनेशन लिखेगा। मैनेजमेंट में भी डिफाइंड है साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, बाय पीपल, विद पीपल। मैनेजमेंट में डिफाइंड है साइंस एंड आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, बाय पीपल, विद पीपल। फिर पीटर ड्रकर का डेफिनेशन लिखिएगा। मैनेजमेंट में भी डिफाइंड एज फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, अ डिसिप्लिन, अ टास्क। अ फंक्शन, अ डिसिप्लिन, a function, a discipline, and a task in which managers practice a discipline to carry out the function to discharge a practice the discipline, carry out the function to discharge the task। फिर strategic management क्या होता है? strategic management मतलब managing our strategy, managing the strategy as per the changing environment to outscore the competitor, and strategy is activity involving planning to outscore the competitor। it is partly proactive and partly, why is it proactive? because we need to anticipate the changes in the environment। क्या we need to anticipate the changes in the environment kya, and change before the environment changes, and if the environment does not change in the anticipated manner, make the necessary changes in your plan। so first proactive ki reactive, and then फिर corporate strategy। अरे यार, how many types of strategies are there? corporate, business or divisional, functional, choosing an industrial line। corporate short term है कि long term है? huge capital है, रिस्क है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है। और फिर बिजनेस और डिविजन में प्रोडक्ट मिक्स, ओए बिजनेस और डिविजन में प्रोडक्ट मिक्स, और फंक्शन में डिपार्टमेंट, और यहां सब मिड टर्म है और यहां सब लेस। फिर पेज नंबर 25 में ऑब्जेक्टिव और एसएम, दो ही तो ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट व्हाट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, गाइड कंपनी सक्सेसफुली इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। टू ऑब्जेक्टिव और एसएम क्या क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गाइड कंपनी सक्सेसफुली इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। What are the 5 stages of SM? ये तो तुम्हारे लोग का फेवरेट है। हम कहां हैं, हम कहां हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, किन तरीकों से जा सकते हैं, बेस्ट तरीका कौन सा है? पहुंचो। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। 5 stages of SM। Where are we now मतलब बिगनिंग, by doing SWOT। Where are we now? औकात पहचानो, SWOT एनालिसिस करके। Where do we want to be? Vision। Where do we want to be? Vision। Vision दबा कर लिखना विजन को। विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। इट प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक्स। विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। इट प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक्स। व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी डू यू वांट टू परस्यू? बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ कंपनी डज अ मैनेजमेंट नीड टू क्रिएट? बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज अ मैनेजमेंट वांट टू क्रिएट? आर वी थ्रू विद दिस? तो वेयर आर वी? SWOT। वेयर डू वी वांट टू बी? विजन। हाउ कैन वी बी देयर? मिशन। हाउ कैन वी बी देयर? मिशन। Which way is the best and ensure the arrival? Importance of SM। देखो एकदम जो पॉइंट्स पढ़ना है उसी को अंडरलाइन करवाए होंगे और गोला करवाए होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ SM में प्रोएक्टिव हो जाता है क्या? या इट मेक्स अ मैनेजमेंट मोर व्हाट? प्रोएक्टिव। अरे यार, SM मेक्स अ मैनेजमेंट मोर प्रोएक्टिव। इट गिव्स अस द फ्रेमवर्क फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग। इंश्योर्स गुड फ्यूचर। या इट एक्ट्स एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पिटफॉल। गलती भी कुछ हो गया तो अपने तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या है? रिएक्टिव, तो गलती से भी बचा लेता है। गलती हो भी गया तो बच जाएंगे। एंड सर्टेन कोर कंपिटेंसीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज व्हाट? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज पढ़ चुके हैं। फिर विजन का डेफिनेशन पढ़ लिए थे ना, तुम लोग को याद करो, एक एक्रोनिम दिए थे, TCGP। TC टेक्नोलॉजी, कस्टमर, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट। TCGP ये सबसे याद होगा, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट। फिर 3 एलिमेंट्स ऑफ विजन पढ़े थे ना रे बाबा? ओके, 3 एलिमेंट्स ऑफ विजन में जो जो अंडरलाइन करवाए थे, हु वी आर एंड वेयर आर वी नाउ, वेयर वी आर गोइंग, एंड कम्युनिकेटिंग द विजन की नॉट कम्युनिकेटिंग द विजन, कम्युनिकेटिंग द विजन। 3 क्या क्या हम लोग पढ़े? 3 एलिमेंट्स ऑफ विजन। व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ विजन? वेयर आर वी नाउ, वेयर वी वांट टू बी, कम्युनिकेट योर विजन क्लियरली। How to develop vision? How to develop vision? Creatively? We have to think what? Creatively. Intelligent entrepreneurship
एंड मेंटेन द सक्सेस। ओके, मिशन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन में बताए थे कि मिशन बनाने से क्या है ना, यूनानिमिटी रहता है। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा मिशन अलग, तुम्हारा मिशन अलग, तो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकेगा क्या मिशन? मिशन बनाने से क्या रहता है? यूनानिमिटी। इट गिव्स आइडेंटिटी, बेसिस ऑफ मोटिवेशन। यूनानिमिटी रहता है, आइडेंटिटी रहता है, मोटिवेशन रहता है। देखो, यूनानिमिटी, बेसिस फॉर मोटिवेटिंग, बेसिस। ऑब्जेक्टिव एंड गोल में आ गए थे, 1000 बार पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव एंड गोल, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? चैलेंजिंग, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग, अचीवेबल, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, शुड डिफाइन आवर रिलेशन विद एनवायरमेंट, मेजरेबल, कंट्रोलेबल, अंडरस्टैंडेबल, कंक्रीट, स्पेसिफिक। बस बेटा बस, हो गया 7-8 तो। फिर पहचान तुम्हारा विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। सक्सेसफुल प्रोफेशनल, सीए कोर्स, मिशन, आईपीसीसी, ऑब्जेक्टिव। सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना विजन है, सीए कोर्स ज्वाइन किया मिशन है, आईपीसी क्लियर करना ऑब्जेक्टिव। कुरकुरे का एग्जांपल दिए थे ना कि कुरकुरे क्या चाल चला, जैसे सेलिब्रेशन पैक था तो कुरकुरे भी अपना पैक ले आया। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 का फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दो लर्न। आंसर दिया हुआ, चिंता मत करो। देखो पॉइंट नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा, ऐसे टाइम पास है, करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है। इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, इन द ड्रग स्टोर वी सेल होप्स। लिखा हुआ है नीचे आंसर, वही देख करके बोल रहे हो, होप्स होप्स। अब की समझ, जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में था वो क्या था? कॉस्मेटिक। लेकिन जब वो दुकान में आ गया, तुम्हारे लिए एक उम्मीद बन गया है कि तुम्हारा पिंपल दूर करेगा। नहीं समझा? फैक्ट्री में क्या था वो? कॉस्मेटिक। ड्रग स्टोर में वो क्या है? होप। होप मतलब उम्मीद। आंसर देखते जा। विजन इज ऑलवेज पास्ट ओरिएंटेड की फ्यूचर ओरिएंटेड? पॉइंट नंबर सी, कॉर्पोरेट मिशन दिखाई दे रहा है क्या? ये हम लोग का एक्सप्रेशन ऑफ क्या है? ग्रोथ। पॉइंट नंबर डी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है एसएम इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक। एसएम क्या मैजिक है क्या? जादू का डब्बा है एसएम? इट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक और बंडल ऑफ टेक्निक। इट इज एनालिटिकल थिंकिंग एंड डैश ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कमिट करना पड़ेगा ना आपको, डालना पड़ेगा। एलोकेशन भी बोल सकते हैं, कमिटमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एक्शन। वी नीड टू एलोकेट द रिसोर्सेज टू एक्शन। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और स्ट्रेटेजिक विजन को एक्सप्लेन। अरे ओए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को लिख सकेंगे? क्या था कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी? फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटेजिक विजन, विजन इज अ रोड मैप ऑफ टीसीजीपी, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट वी वांट टू परसीव। इट बेसिकली काइंड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हो। करेक्ट इनकरेक्ट बोला है, यहां पर हम पूरा सॉल्व करके रखे हैं। क्या मेरे बच्चे पढ़ लेंगे करेक्ट इनकरेक्ट? लिख दो रीड वंस करेक्ट इनकरेक्ट में, सब मेरा पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बस बेटा ज्यादा नहीं है बेटा, यही 400-500 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है बस। 10 क्वेश्चन में जानलेवा सब क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ना, उसी में 15 होगा। आधा क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट नंबर ए। तो अगर आप सारा क्वेश्चन जोड़ेंगे, मत जोड़िएगा। आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन है, ठीक है, मन बना रहता है, 10 ही 2 है। यही अगर हम अलग अलग लिखते, छोड़िए सर, 70-80 क्वेश्चन आप रख के पागल हैं क्या आप? क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 का ए, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग? लिख सकेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन लिख सकेंगे? अरे बोलो बेसरमो। मिशन। पॉइंट नंबर डी, शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड। अब ये क्या है? ये तो नया क्वेश्चन लग रहा है, तो इसलिए तो क्वेश्चन करवा रहे हैं। बोलो मुंह खोल करके क्या क्या पढ़ रहे हो? शेयर्ड विजन एंड, हाँ, शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड, दो अलग अलग चीजें। ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उसको आप अपना बना लिए बिना बोले। शेयर्ड, यू आर शेयरिंग आवर विजन। विजन शेयर्ड मतलब फोर्सफुली इंप्लीमेंटेड ऑन यू। शेयर्ड विजन, employees have themselves adopted the vision. Vision shared. Vision shared, forceful implementation by making the compliance. Which one is better? Shared vision.
शेयर्ड विजन इज मच बेटर, बिकॉज वहां पर उन लोग खुद से अडॉप्ट कर रहे हैं, और विजन शेयर्ड में कंप्लायंस आ रहा है। और मैम क्या बोले, जो खुद से तुम अपना बना लिया, शेयर्ड विजन, समझाया। और विजन शेयर्ड मतलब कंप्लायंस करवाएगा, फोर्सफुली विजन तुम्हारे पर थोप रहा है, तुम मानो या ना मानो उस बात में, तुमको फिर भी मानना पड़ेगा। तो शेयर्ड विजन और विजन शेयर, सर इसका आंसर दे देते तो अच्छा रहता। बेटा सब सॉल्व है बेटा, ए बेटा। पॉइंट नंबर डी ढूंढो, नेक्स्ट पेज में ट्राई करो, पेज नंबर 33 में ढूंढो। डिड यू फाइंड पॉइंट नंबर डी? घुस करके पढ़ो। Individual in organization relate themselves to the vision of their organization in different manner. When the individuals are able to bring organization का vision close to their heart and mind. Wow. Vision को तुम्हें अपना बनाने की, मतलब दिलो और दिमाग में तुम छा गए हो, किसको बोल रहे हैं? विजन को। So it's shared vision. So when the organizations have been adopted by the employees and close to their heart and mind, shared vision. Shared vision is a force that creates a sense of commonality that permeates the organization and gives coherence to diverse activity. हम लोग के अलग अलग diverse activities को coherence दे देता है, common बना देता है. However, vision shared shows imposition. Imposition मतलब थोपना of vision from the top management. कह दिया तो कह दिया. It may demand क्या? Compliance rather than commitment. Shared vision में तुम क्या था? Commitment. लेकिन vision shared में क्या हो रहा है? Compliance. For success of organization, having shared vision is better than vision shared. With this. अब इसमें जो बच्चा नहीं पढ़ करके आएगा वो विजन लिख करके आएगा और अपना पेन का इंक खराब करेगा, मिलना तो जीरो ही है. आप समझ रहे हैं? शेयर्ड विजन, विजन शेड आया, बच्चा पढ़ा नहीं है, विजन लिख करके आया, जीरो मिलेगा. जैसे एथिक्स का जब तुम लोग का टेस्ट हुआ था, तुम लोग देखा होगा कि बहुत सारे बच्चा लोग, आप लोग जब पेपर देखेंगे दो पन्ना लिखे लेकिन काट दिया गया दोनों पन्ना. आप गलत आंसर लिखे तो काट दिया गया. किसी का पेपर में ऐसा हुआ है? तुम लोग कुछ मतलब गलत होता ही नहीं है तुम लोग के साथ क्या? किसी का पेपर में काटा गया तो हाथ उठाओ, फुल हैंड लाइक दिस, फुल हैंड लाइक दिस, पूरा काट दिया गया होगा. कितना मिला उसमें? कुछ एक पॉइंट सही रहा होगा, आधा मिल गया. पॉइंट नंबर ई, टिप्स ऑफ मिशन. हम लोग पढ़ चुके हैं मिशन का टिप्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. अरे बेशर्मो, पहला क्वेश्चन ही अपने लाइफ में यही पढ़े होंगे सब में. डिफरेंस कॉलम ही तो बनाए थे. कॉर्पोरेट, बिजनेस डिवीजन और फंक्शनल. लिख सकेंगे डिफरेंसेस? कहां से लिखेंगे? मैथ से कि जो हम लिखवाए हैं? पॉइंट नंबर जी, यू आर अपॉइंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड. बीइंग अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर, व्हाट शुड बी योर टास्क टू परफॉर्म? ले बेटा, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? जनरल क्वेश्चन. पहले तुम क्या करेगा? एनवायरमेंट स्कैनिंग. फिर तुम 3 स्ट्रेटेजीज बनाएगा ना रे बाबा. आज अगर तुम स्ट्रेटेजिक मैनेजर है, तुम पहले 3 स्ट्रेटेजी बनाएगा कि एनवायरमेंट स्कैनिंग करेगा? उसके बाद 3 क्या बनाएगा? कॉर्पोरेट, बिजनेस डिविजनल, फंक्शनल. पॉइंट नंबर एच, इंपॉर्टेंस ऑफ SM. बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ SM. प्रोएक्टिव, गुड फ्यूचर. It makes the management proactive in ensures good future, provides framework for decision making, corporate defense mechanism. पढ़े थे ना रे बाबा ये सब? What is strategic decision making लिख सकेंगे. Importance of SM वापस से आ गया. Partly proactive, partly reactive पढ़ चुके हैं. 3 elements of strategic vision पढ़े थे ना? 3 elements of strategic vision बॉक्स में. Corporate strategy लिख सकेंगे. तो देखो, ओह डोंट डिस्टर्ब. तो ये हम लोग का सारा हो गया. आर वी थ्रू विद दिस? बढ़िया. तो देख रहे हैं इतना सारा क्वेश्चन में खाली आपका एक तो बाकी था. क्या पढ़ाना? विजन शेड एंड शेड विजन. क्वेश्चन नंबर 4 में आओ. कहां है सर क्वेश्चन नंबर 4? जहां 3 खत्म होगा. शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस पॉलिसी. वही पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी ऑब्लिक लिख दो, स्ट्रेटेजी. फिर वही स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पूछा है. फिर आपको 3 चीज पूछा है. विजन, विजन, ऑब्जेक्ट. लिख सकेंगे विजन, विजन, ऑब्जेक्ट? तीनों अलग है ना? विजन, विजन और ऑब्जेक्ट. सीए वाला एग्जांपल लिखेंगे क्या विजन, विजन, ऑब्जेक्ट में? 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? 3 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस डिविजनल, फंक्शनल. पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव. तो मतलब छपा हुआ ये लग रहा है. फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी लिख सकेंगे क्या रे बाबा? पहला टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी क्या था? कॉर्पोरेट. फिर विजन लिख सकेंगे क्या रे बाबा? यहां से पढ़ेंगे तो आंसर एक बार. हाँ, जो तुमको एकदम एग्जैक्टली पता है वो क्यों पढ़ोगे रे बाबा?
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एसएम लिख सकेंगे कह रहे बाबा। एंड व्हाट बेनिफिट्स एक्रू, अरे व्हाट बेनिफिट्स एक्रू मतलब क्या, इंपॉर्टेंस पढ़े थे ना, इंपॉर्टेंस, इट मेक्स अस व्हाट, प्रोएक्टिव, गुड फ्यूचर, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, तो वही सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में वही बिजनेस पॉलिसी एंड एसएम, इसको मार्क कर लो। ओरिजिन पूछा है कि कब ओरिजिन हुआ, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ओरिजिनेट हुआ था। सुने नहीं हो हार्वर्ड, चिदम्बरम वहीं से पढ़ा हुआ है। चिदम्बरम का नाम सुने हो? अरे कांग्रेस का अब पुराना फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। तो जब इलेक्शन चलता था ना, तो चिदम्बरम साहब बोले थे आई एम फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मोदी जी पूछे थे इलेक्शन में, वो कुछ भी बोल देते थे ना नरेंद्र मोदी, तो इसके ऊपर बोलते पता नहीं कहां से पढ़ करके आया है, इसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। बोला पार्लियामेंट में बोला था आई एम फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि जो लोग दोज हु आर आस्किंग आई एम फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मोदी क्या बोला पता है? फिर जब अलग दूसरा रैली हुआ, बोला समवन, कोई बोल रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, भैया हम लोग हार्वर्ड से नहीं हार्डवर्क से हैं। बोला वो हार्वर्ड से है, हम हार्डवर्क से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, अरे यार वापस आ गया कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, लिख सकेंगे क्या? क्वेश्चन 9 एसएम पूछ रहा है अभी। क्वेश्चन 10 विजन और मिशन, लिख सकेंगे विजन मिशन का डिफरेंसेस? पहले क्या बनता है, पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है? अचीव पहले क्या होता है, फिर क्या अचीव होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉय लोग का अलग अलग क्या हो सकता है? विजन, विजन अलग, विजन सब लोग का अलग अलग हो सकता है, बट मिशन सबका सेम। हाँ वो बात अलग है कि आपको विजन अपने हार्ट और माइंड के क्लोज ले आना है। चैप्टर 3 में आ जाइए। चैप्टर 3 तो अपने मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं ना रे बाबा, इसका क्वेश्चन आंसर्स में आइए, क्योंकि आप लोग को पढ़ करके आने बोला गया था मैट्रिक्स, नहीं पढ़ करके आए हैं। हाँ वे शर्मो, चैप्टर नंबर 3। अच्छा अपना ऑलरेडी तो बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन किया हुआ है, 2 चैप्टर का क्वेश्चन तो अपना किया हुआ ही है, किसका रे? अपना 2 चैप्टर का किया हुआ बेटा, ठीक से बता नहीं रहे तुम लोग, बताओ 5 और 6। चैप्टर 5 किया हुआ है बाबा अपना क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर 6 भी किया हुआ है बाबा। माय गॉड, चैप्टर 6 तो पूरा ही सॉल्व है। तो दोस्तों अपना चैप्टर 1 और 2 पूरा हो गया ना रे बाबा, 5 और 6 का तो क्वेश्चन आंसर्स पहले ही हो रखा है, ठीक है। चैप्टर 3 और 7 बाकी है, जिसमें से आज अपने क्या खत्म कर देते हैं, चैप्टर 3। 4 में ज्यादा कुछ नहीं है, और 7 में तो खाली गिन करके चार्टों को टेक्निक चार्ट था रे बाबा। चैप्टर 7 तो कितना बार अनगिनत बार पढ़ ली होगी रिवाइज, बीपीआर, बेंचमार्किंग, टीक्यूएम, 6 सिग्मा, उसमें क्वेश्चन भी 4 ही है। अच्छा अभी आ रहा है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर्स करते करते रिवीजन हो जाएगा, टेंशन मत लो। पेज नंबर 52 में आओ। क्वेश्चन 1 तो फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉल्व है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट इनकरेक्ट जो है उसमें आइए, फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 इंडस्ट्रीज आर ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर फर्म्स, ये तो लॉ के क्लास में पढ़ाए थे। इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ सेम सिमिलर फर्म के डिसिमिलर, बताए थे ना, सारा जूट का फैक्ट्री मिलकर के बनता है एक जूट का इंडस्ट्री, नहीं याद आ रहा होगा आपको। इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फर्म के सिमिलर फर्म, इनकरेक्ट। Strength is inherent capacity. Strength is inherent, which gives us a strategic advantage. Purpose of SWOT is to rank organization. No, तो strategic group mapping था। Can you tell me the purpose? किसका purpose है to rank the organization? Strategic group mapping. याद करो पतंजलि के लिए बताए थे कि कौन कौन strong competitor है, कौन कौन weak competitor। तो ranking the competitors is known as strategic group mapping. SWOT is not strategic group mapping.
इन विच स्ट्रैटेजी डू वी रैंक द ग्रुप, इन विच स्ट्रैटेजी डू वी रैंक द कंप्यूटर स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग? ये तो इनकरेक्ट है. SWOT analysis mainly examines internal environment. No, external also. दो इंटरनल है, दो एक्सटर्नल. BCD में B फॉर बैलेंस, बॉस्टन. अरे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. फिर आइए ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. ए ग्रोथ शेयर कौन सा? अरे BCG को बोलते हैं. अरे बेशर्मो, बाप रे. बताया था ना BCG मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या? ग्रोथ शेयर. वर्टिकल एक्सिस में भी मेजर ग्रोथ, मार्केट शेयर. ग्रोथ गोज लाइक दिस, मार्केट शेयर गोज लाइक दिस. ग्रोथ, मार्केट शेयर. मतलब यहां पर हाई मार्केट शेयर है, यहां पर लो मार्केट शेयर. और ऊपर में क्या है? हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ. कैश काउ, स्टार. कैश काउ, स्टार. प्रॉब्लम चाइल्ड, वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली, क्वेश्चन मार्क, डॉग. तो हाँ, रिसोर्स एलोकेशन के तो काम आता ही है ना रे बाबा. आप डॉग में ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करोगे? नहीं, बल्कि रिसोर्सेज निकाल लेंगे वहां से. पोर्टफोलियो एनालिसिस helps the strategies in identifying and evaluating various businesses of the company. हाँ, portfolio is a collection of SBUs. We can evaluate the SBUs. Correct. क्वेश्चन नंबर 3 में आइए. शॉर्ट नोट और इंडस्ट्री लिख सकेंगे. स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स. स्ट्रेटेजिक ग्रुप मतलब क्या? SBUs. KSF. बाप रे, KSF याद है, बोले थे आपको चैप्टर 7 से पढ़ना आपको. की सक्सेस फैक्टर्स. हाँ, चैप्टर 7. बैंकिंग, इंश्योरेंस, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक. याद आ रहा है ना? अपॉर्चुनिटी. अरे स्वॉट में अपॉर्चुनिटी जो होता है, फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्टिंग इन द एनवायरमेंट. स्वॉट लिख सकेंगे? स्वॉट का उल्टा करो. टोस, मैक्सी मैक्सी, मैक्सी मिनी, मिनी मैक्सी, मिनी मिनी. SO. अरे स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ प्लस थ्रेट, वीकनेस अपॉर्चुनिटी, वीकनेस थ्रेट. इन BCD मैट्रिक्स फॉर व्हाट मेटाफोर्स लाइक स्टार, काउज एंड डॉग्स आर यूज्ड. लिख सकेंगे रे बाबा कि मतलब स्टार्स जो है किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर दैट SBU which is having high market share, high growth. Cow, that SBU which is having low growth, high market share. Dog, low. Discuss dog. हाँ आराम से. Discuss star, दबा करके एकदम एग्जाम्पल के साथ. ग्रोथ फेज ऑफ PLC. ओए PLC का कितना स्टेज होता है? 4 डायग्राम बनाएंगे आप लोग, और वो भी प्रॉफिट वाला डायग्राम बनाएंगे. नीचे में शुरू में लॉस होता है. नहीं समझा? तो PLC में कितना स्टेज होता है? 4. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. एस शेप्ड होता है ना, इलोंगेटेड एस. बिल्ड किसको करेगा? हाँ, बिल्ड स्टार, होल्ड, कैश काउ, हार्वेस्ट, प्रॉब्लम चाइल्ड, डाइवेस्ट, डॉग. सिचुएशनल एनालिसिस पढ़े थे ना शुरू में, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था. देखो जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ था. हाँ, पे नंबर 39. पे नंबर 39 रे बाबा. एक्सटर्नल इंटरनल दिखाई दे रहा है ना रे बाबा? वही लिखना आपको पूरा. M में एक्सपीरियंस कर्व. याद है ना एक्सपीरियंस कर्व पढ़े थे? कि एज द मैनेजर्स बिकम मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, दे लर्न टू रिड्यूस द कॉस्ट. सारा आंसर यहां पर दिया हुआ ही है. जो आंसर तेरे को एकदम सटीक आता हो वो पढ़ करके अपना टाइम खराब नहीं करना. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 तो क्लास में सॉल्व हो चुका है. BCD मैट्रिक्स. क्वेश्चन 5 में आइए. क्वेश्चन 5 का पॉइंट नंबर है, औरबिंदो द फार्मा कंपनी वांट्स टू ग्रो द बिजनेस. तो जर्सी औरबिंदो को लाया, बोलता है एंसॉफ मैट्रिक्स बनाओ. तो ऐसे ही बोल देते हैं एंसॉफ मैट्रिक्स बनाने, बट कुछ ना कुछ तो एंसॉफ मैट्रिक्स बना सकेंगे ना रे बाबा? एंसॉफ क्या बोलता था? 4. ये भी 40 बार पढ़ चुके हैं. मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. मैट्रिक्स बनाना होगा. हाँ, बढ़ जाओ. तो चैप्टर 1, 2 और 3 अपने डिटेल में रिवीजन कर लिए हैं क्या? ठीक है, आज के लिए रिवीजन इतना ही रहेगा. क्या ये रिवीजन क्लास फायदेमंद है? हाँ, कम है कि बहुत ज्यादा फायदा है? अब और एक रिवीजन क्लास लेंगे जिसमें चैप्टर 4 से लेकर के 7 तक रिवाइज करवाएंगे. एक और क्लास 4 से 7 तक रिवाइज कराएंगे. कब रहेगा वो? सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, बट इन द नेक्स्ट वीक. थैंक यू, बाय बाय.